हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद पूर्णिमा। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 3 कवर करेंगे विच इज़ किनशिप, कास्ट एंड क्लास। चैप्टर 2 के अंदर हमने ख़त्म किया था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ, वहाँ पे कैसी चल रही थी, वहाँ की लाइफ कैसी थी, लोग राजा बन रहे थे, महाजनपद बना रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे, और एक महाजनपद को रूल करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना रहे थे। अर्थशास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे कैसे उन्होंने चैरियट्स की अलग कमेटी बना रखी है, ट्रेड की अलग बना रखी है, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 2 में कवर करी थी, जिससे हमें पता चला था वहाँ की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लाइफ कैसी चल रही है। समझ आया? इकोनॉमी कैसे चीज़ें बना रहे, ट्रेड कर रहे, लिंक्स बना रहे, पैसा आएगा, ट्रेजरी भरेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। और इस चैप्टर के अंदर हम अब कवर करेंगे हमारी सोशल लाइफ। ये वाला चैप्टर का भी टाइम पीरियड जो है आपका 600 से लेके 600 CE, ये है आपका BCE। ओके, हम इस चैप्टर में इतना टाइम पीरियड कवर करेंगे बट सोशल लाइफ का। तो अब हमें ये सारी चीज़ें अगर पढ़नी है तो उसके कुछ सोर्सेज भी होंगे, किन चीज़ों के थ्रू हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे ज़िंदगी ऐसी चल रही थी। तो हमारे जो सोर्सेज हैं वो होंगे धर्म सूत्रास, उसके बाद धर्म शास्त्रास, महाभारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारा इस चैप्टर के अंदर, और लास्ट है हमारी मनुस्मृतिस। ये है हमारे सोर्सेस। तो बेसिकली ये इनका जो टाइम पीरियड है वो हमें दिखा है 500 BCE से, मतलब इनको कंपोज किया गया था, और इस टाइम पीरियड से ये दोनों चीज़ें जो है लाइमलाइट में आई थी कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के थ्रू ही हमें पता चलेगा एक सोसाइटी के अंदर एक इंसान को रहना कैसे है। ठीक है, कैसे रहना है, क्षत्रिय है तो उसको क्या काम करना है, ब्राह्मण है तो उसके क्या काम है, वैश्य है तो उसके क्या काम है, शूद्र है तो उसके क्या काम है, और उसके बाद चांडाल्स जो अनटचेबल की कैटेगरी थी वो सोसाइटी के अंदर रह भी सकती है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उस चीज़ को हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अंदर हमें नॉर्म्स पता चल रहे हैं, एक गाइडलाइंस पता चल रही है कि इंसान को कैसे रहना है। क्षत्रिय है तो उसको जाना है वॉर पे, आपके एम्पायर को संभालना है, एम्पायर एक्सपेंशन करना है, सारे लोगों को इकट्ठा करके रखना है अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने किंगडम या फिर एम्पायर के अंदर। ठीक है, ब्राह्मण है तो वेदास पढ़ेगा, पढ़ाएगा, और पूजा अर्चना के काम जो है, जितने भी मंत्र वगैरह भी पढ़ने होते हैं तो वो सारे काम जो होते हैं ब्राह्मण के होते हैं। उसके बाद महाभारत एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा। अब आ जाओ महाभारत, थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ, जिसके अंदर हमें पता चलेगा दो भाई लड़ रहे हैं, बाप के बाद बेटा ही राजा बनेगा, इस चीज़ पे उनकी लड़ाई हो रही है, कौन बनेगा, क्यों बनेगा, कब बनेगा, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी महाभारत के थ्रू पता चल रही है। विमेन को कैसा ट्रीट किया जा रहा था, उनको किस चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था, ये सारी चीज़ें महाभारत में बताई गई है। तो बेसिकली इन सारे फोर्सेस से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं, तो उनमें आ जाती है सबसे पहले आपकी सोशल लाइफ। पॉलिटिकल इकोनॉमिक तो फिर भी हमने पढ़ ली, सोशल लाइफ पता चलेगी, पॉलिटिकल भी पता चलेगी क्योंकि महाभारत में लड़ाई पढ़ रहे हैं, वॉर पढ़ रहे हैं हम लोग, वो चीज़ हमें पता चलेगी। उसके अलावा हमें ये पता चलेगा कि लोगों का एक दूसरे के तरफ क्या पर्सपेक्टिव था, कैसी सोच थी, लोग क्या कौन सी कम्युनिटी के लिए सोचते थे। चंडाल्स को अनटचेबल मान रखा था, तो वो भी तो एक पर्सपेक्टिव है ना, कि एक कम्युनिटी की तरफ उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव बना रखा है कि भाई इनके यही काम है, ये गंदे हैं, ये है पॉल्यूटेड है, ये है वो है, सारी हरकतें उनके साथ करी जाएंगी, उनको सबसे गंदा तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और ये सारी चीज़ें बताइए। और लास्ट बताइए कि महाभारत रीजनल वेरिएशंस के साथ पूरे इंडिया के अंदर सर्कुलेट हुई है, हर जगह हर एक जगह पे अलग अलग तरीके की महाभारत पढ़ने को मिलती है। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है तो बट कुछ डिफरेंसेस भी हमें उसके अंदर मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी इनसे। मनुस्मृति भी सेम है, उससे भी हमें नॉर्म्स वगैरह ही पता चल रही है, या पता चल रहा है कि एक सोसाइटी में कैसे रहना, और वो कैसे ऐड ऑन करी गई लेटर, बहुत ही बाद में जाके मनुस्मृति इसको ऐड ऑन किया गया था, तो वो सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो फोर्सेस हमने पढ़ लिए, ग्लिम्स पता चल गया चैप्टर का क्या करना है। अब डिटेल में आ जाओ, तो क्या हमारा सोर्स है महाभारत। इस चैप्टर के अंदर हम लोग महाभारत ही कवर करेंगे। सब ने 2000 की जो आपकी अभी 13 या 16 के आसपास जो महाभारत आई थी आपकी,
जिसमें श्री कृष्ण सौरभ राजन बने, तो सब ने देख रखी है, ऑलमोस्ट हर एक इंसान ने वो वाली महाभारत देखी हुई है। और उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से तो फिर भी बता रखा है कि कैसे हर चीज़ को कवर किया गया था, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया एक्चुअली। तो क्या है, सबसे पहले दो कज़न ब्रदर्स के बीच में लड़ाई हो रही है। कौन है? कौरव एंड पांडव। ये हमारे दो कज़न ब्रदर्स हैं। अब असर्शन रीजनिंग में या फिर एमसीक्यू के अंदर आ जाते हैं किन के बीच में लड़ाई हो रही थी। कौरव का नाम तो यही रखा हुआ है, पांडव को ये कर देंगे पांड्याज, जो आपके साउथ इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, एमसीक्यू के ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं पांडव के साथ लड़ाई हो रही थी या पांड्याज के साथ लड़ाई हो रही थी। तो वो सबसे बड़ी मार्क्स जो आपके आधे इधर ही डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक लेटर का हेर फेर करेंगे और आपके मार्क्स गए। ठीक है, तो ये बताया गया कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। एंड में वॉर कौन जीता? पांडव जीते। ठीक है, क्या अपना रहे थे? पैट्रिनिली अपना रहे थे, मतलब बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर बेटा, मतलब हर बार एक आदमी ही एम्पायर को रूल करेगा। ये चीज़ हमें पता चल रही थी। और क्या पता चला कि पांडव जो थे वो लोग ऑलमोस्ट लास्ट रूलर थे। ठीक है, इनकी जो बीवी थी द्रौपदी, वो पांचों की बीवी थी, ये हमें पता चला है। कुछ लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने इसको रिजेक्ट भी किया। ये सारी चीज़ें जो है हमें पता चल रही थी। समझ आया? और क्या पता चला कि अभी मैंने आपको बोला कि हर एक जगह पे अलग अलग वेरिएशंस के साथ इसको रेगुलेट या सर्कुलेट किया गया है पूरे इंडिया के अंदर। समझ गए? ये था हमारा महाभारत। ठीक है, अब इसका एक कॉमन एडिशन निकाला हमारे वी.एस. सुक्थांकर जी ने। संस्कृत स्कॉलर थे बेसिकली, वी.एस. सुक्थांकर, जिन्होंने 1990 के अंदर 1919 में इसका एक क्रिटिकल एडिशन निकाला, एक कॉमन एडिशन निकाला जो हर कोई पढ़ पाए। क्रिटिकल एडिशन, ठीक है, इन्होंने क्रिटिकल एडिशन निकाला। तो इसके अंदर इन्होंने 3 C's का वे अपनाया। जैसे हमारे 3 R वेज होते हैं, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस, वैसे इन्होंने 3 C's का वे अपनाया, जो कि था कलेक्ट, कंपेयर एंड कॉमन। बेसिकली सबसे पहले हर एक लैंग्वेज में जो आपको आपकी बुक महाभारत मिल रही है उन सबको कलेक्ट करो। कैसे? प्राकृत में एक बार महाभारत हमें कहीं मिल रही है, ठीक है, तमिल में महाभारत हमें मिल रही है, और संस्कृत में। इसके अलावा भी अलग अलग लैंग्वेज के अंदर होगी, पर 3 एग्जाम्पल आपके ले लो। प्राकृत, तमिल, संस्कृत के अंदर हमें महाभारत मिल रही है। ठीक है, अब उसके बाद इन तीनों को आप कंपेयर करोगे एक दूसरे से। इसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस हमें मिल रहे हैं, वो चीज़ों को आप कंपेयर करोगे। और उसके बाद जो चीज़ें आपकी निकली कॉमन, मतलब पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई हुई थी, ये चीज़ तीनों के अंदर कॉमन है, वो आप लिख दो। ठीक है, बुक कैसे बनेगी अब मैं वो समझाती हूँ। ये आपकी बुक का पेज है। इतने एरिया के अंदर आपने लिखा पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई हो रही है। पांडव की बीवी, पांचों पांडव की बीवी द्रौपदी थी। ठीक है, दोनों कज़न ब्रदर्स थे। पैट्रिनिली अपनाई, अभी बताया बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, मतलब कोई मैन ही रूल करेगा, वो थी पैट्रिनिली, उसको अपनाया। ठीक है, क्या पता चल रहा है? ये सारी कॉमन चीज़ें मिल रही है। अब जो रीजनल वेरिएशन मिल रही है, फॉर एग्जांपल तमिल वाली महाभारत के अंदर हमें मिला कि वीमेन को अच्छे से ट्रीट करा जा रहा है, पर वहीं पे संस्कृत वाली के अंदर हमें मिल रहा है वीमेन को इतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो उसको कहाँ लिखेंगे? फुट नोट्स में। फुट नोट्स के अंदर आपकी ये चीज़ आ जाएगी कि वीमेन को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा इन तमिल एडिशन। पर ऊपर आपने लिख दिया कि और यहाँ पे लिख दिया कि बट संस्कृत के अंदर वीमेन को, मतलब वीमेन को और अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा, तमिल में वीमेन को अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। तो ये आपके हो जाते हैं फुट नोट्स। अपनी बुक खोल लो, पेज नंबर 53, वहाँ पे आके अब हम पढ़ेंगे। कैसे, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जैसे ये फुट नोट्स नहीं है, आधी यहाँ पे आपकी पूरी बुक लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ अलग से लिखा हुआ है, राइट। इसको क्या करते थे कि ये वाला एरिया जो है आधी बुक के पेज पे लिख दिया, और फिर ये वाली जो चीज़ है रीजनल वेरिएशन, वो आपकी यहाँ पर लिख दी। तो ये होती है आपकी फुट नोट्स, जो यहाँ पे आपकी रीजनल वेरिएशंस को लिख दिया। ये थी आपकी क्रिटिकल एडिशन। ठीक है, इसके अंदर और क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं? 3 C's का तो वे अपनाया ही अपनाया, फुट नोट्स के अंदर रीजनल वेरिएशंस लिखी। और क्या क्या हमें अब इसमें से पता चल रहा है
कि ये कितने पेजेस की बुक बनी, तो वो बेसिकली 13,000 पेजेस की बुक बनी। और कितने साल लग गए इसको बनते हुए? 47 ईयर्स। याद रखना, MCQ में आता है 13,000 पेजेस की बुक बनी है, 47 ईयर्स लगे हैं इसको बनने में। किसने बनाया है, कब बनाना शुरू करा, ठीक है, क्या था वो क्रिटिकल एडिशन, किस चीज़ का था? महाभारत का, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना। और क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर वर्सेस कितने थे, आपकी बुक के अंदर लिखा भी हुआ है, ओवर 1 लाख वर्सेस इसके अंदर लिखे गए थे, ठीक है, समझ गए। ये था आपका क्रिटिकल एडिशन महाभारत का। अब क्या हो रहा था कि ये लिख लिया, इतना टाइम लग गया, इतने पेजेस की बन गई, ठीक है। अब जो आपके फुटनोट्स थे ना, 13,000 की बुक के पेजेस की बुक के अंदर आधे से ज़्यादा जो पेजेस आपके जा रहे थे वो फुटनोट्स के अंदर ही जा रहे थे। एंड में जो एपिडेंसेस होते हैं उन सब में भी आपके जा रहे थे क्या? रीजनल वेरिएशंस, ठीक है। अब ये बुक लिख ली, पर क्या बात हो रही थी 19 और 20th सेंचुरी में इसको स्टार्टिंग में, अर्ली 1920 सेंचुरी के अंदर स्टार्टिंग में इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया। पर धीरे धीरे इस टाइम पीरियड पे जब लोगों ने, स्कॉलर्स ने अलग अलग एडिशंस को पढ़ना शुरू करा, तमिल वाली पढ़ी, प्राकृत वाली पढ़ी, तो इन्होंने इस वाली महाभारत को, जो कि संस्कृत से प्रभावित थी, मतलब इस बुक के अंदर संस्कृत को सही मान के, संस्कृत वाला एडिशन सही मान के इस पूरे एडिशन को लिखा गया, क्योंकि ये खुद भी एक संस्कृत स्कॉलर थे, तो इस वाले को सही मान के इन्होंने लिखना शुरू करा। अर्ली 1920 सेंचुरी के अंदर लोगों ने इसको पढ़ा, तमिल वाली पढ़ी, प्राकृत वाली पढ़ी, और धीरे धीरे इसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। एक पर्टिकुलर चीज़ पे इन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दिया कि आपने ये चीज़ क्या सोच के लिखी है, तमिल में तो और सही से बता रखे, क्या पता तमिल वाली सही हो, आपने क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है कि आपकी संस्कृत वाली एडिशन सही है? तो लोगों ने इसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे कुछ लोगों ने इसको रिजेक्ट भी कर दिया कि भाई आपकी संस्कृत वाला एडिशन महाभारत का गलत है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हमें ये पसंद नहीं आई। तो लोग धीरे धीरे उसको रिजेक्ट भी कर रहे थे। अगर ये एक्सेप्ट होती है तो ये रिजेक्शन के लिए भी रेडी नहीं थी, या थी पता नहीं, पर ये इस संस्कृत एडिशन को रिजेक्ट किया गया। असली महाभारत की बात नहीं कर रही मैं, ये जो संस्कृत एडिशन निकला था, क्रिटिकल एडिशन, जो भी ये सुक्तांकर ने बनाया था, उस वाली को लोगों ने 1920 सेंचुरी के अंदर रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। ये थी आपकी क्रिटिकल एडिशन महाभारत का, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैमिली एंड किनशिप। तो बेसिकली किनशिप, किनफोक, ये सब क्या होते हैं? फैमिली। किनफोक आपकी फैमिली होती है, ठीक है ना। रिलेटिव्स जो होते हैं आपके, फैमिली रिलेटिव्स जो होते हैं, उसको हम किनफोक बुलाते हैं। किनशिप को आप फैमिली बुलाते हो, जो ब्लड रिलेशंस होते हैं। मतलब एक मेरी फैमिली के अंदर 6-7 बंदे रहते हैं, तो वो मेरे किनशिप है। मेरे रिलेटिव्स, मेरी मासी वगैरह, मेरे बुआ वगैरह जो हैं, वो सारे मेरे किनफोक हैं। ये जो नाम थे इसको लिख लो, MCQs में आ भी सकता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा याद करो, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आ जाती है कभी कभी, ठीक है। किनफोक होती है रिलेटिव्स, किनशिप होती है हमारी फैमिली, ब्लड रिलेशंस जिसके साथ हम शेयर कर रहे हैं, हमारी अपनी फैमिली। और लीनेज होती है आपकी एंसेस्ट्री, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो चलती आ रही है, उसको हम बोलते हैं लीनेज, ठीक है। अब क्या बता रहे थे कि एक ही फैमिली के अंदर, मैं इसको लिखने की, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 3-4 पॉइंट्स का टॉपिक है, 3 पॉइंट्स में ही वैसे ख़त्म हो जाना चाहिए। क्या कि एक फैमिली के अंदर लोग सेम रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, सेम रिलीजन को मानते हैं, सेम खाना खाते हैं, सेम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे फार्मिंग है, तो एक पर्टिकुलर फैमिली फॉर एग्जांपल सनातन को मान रही है, ठीक है। उसके बाद सेम अगर वो वेज खाना खाते हैं सारा, तो वो लोग सारी पूरी की पूरी फैमिली ही वेजिटेरियन है, पूरे सारी फैमिली वेज खाना खा रही है, सेम पूजा अर्चना कर रही है, ठीक है। और क्या कर रही है कि सेम एक्टिविटीज़ या सेम काम कर रहे हैं। कैसे? फार्मिंग कर रहे हैं तो सारे फार्मिंग ही कर रहे हैं। गायों को या बकरियों को अगर चारा चराने जा रहे हैं तो वो लोग सारे ही चारा चराने जा रहे हैं। तो एक फैमिली के अंदर लोग सेम ही काम करते थे, ठीक है। ये समझ आ गया, ये एक पॉइंट हो गया। अगला क्या है कि आपकी जो लार्ज नेटवर्क बनता है, कैसे? ये आपके दादा हैं,
फॉर एग्जांपल ये आपके दादा हैं, इनके 4 बेटे हैं, ठीक है। उसके बाद इनके 2 बेटे हैं, इनके 2 बेटे हैं, इनका 1 ही बेटा है, इनके 3 बेटे हैं। नेटवर्क हो गया। इसके बाद इनके भी बच्चे हो रहे हैं, बच्चे से बच्चे, बच्चे से बच्चे, ये सारी चीज़ें जब चल रही है तो ये एक नेटवर्क बन गया। तो इस पूरे नेटवर्क को हम बुलाते हैं किन फोक। क्यों? क्योंकि ये इसके बाद आपके रिलेटिव हो जाएंगे। ये 4 हैं तो ये 4 भाई हैं, उसके बाद ये इसका चाचा, ये इसके 3 चाचे हैं, ऐसी बात हो जाती है। ये इसके 3 चाचा हैं, ठीक है, या इसके 3 ताया हैं। इस वाले की बात करी जाती है, इसके 3 ताया हैं। उसके बाद इन सबके कज़न ब्रदर्स, ये सारी चीज़ें जो बात होती है, तो उसको हम, इस नेटवर्क को हम बुलाते हैं किन फोक। पर ये सारी चीज़ें हमें कहाँ की पता चल रही है? जो हमने नेटवर्क वगैरह पढ़ा, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी वो किसकी पढ़ी? एलीट क्लास की, रिच पीपल की, राजा महाराजाओं के बारे में हमने पढ़ा। ये किसी भी गरीब फैमिली से नहीं पता चल रहा कि उस टाइम पे गरीब में कैसा सीन चल रहा था। क्योंकि पढ़े लिखे लोग, अमीर लोगों के बारे में इंस्क्रिप्शंस में तो हमेशा लिखा जाता है, पर गरीब लोगों के बारे में तो इंस्क्रिप्शंस में इतना नहीं लिखा जाता। तो वो चीज़ हो रही थी कि ये जो हमने नेटवर्क पढ़ा, किनफोक पढ़ा, महाभारत पढ़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं रिच पीपल की हैं, राजाओं की है, उनके बेटे प्रिंसेस जो होते हैं उनके, उन सब के बारे में है। पर किसी भी गरीब फैमिली के बारे में ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी। तो ये आपका था फैमिली एंड किनशिप टॉपिक जो था आपका। अब नेक्स्ट कौन सा आता है? आइडिया, द आइडियल ऑफ पेट्रिनिली। क्या हम पढ़ने वाले हैं? पेट्रिलिनी क्या है? द आइडिया ऑफ पेट्रिनिली। इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि एक अगर पिता राजा बन गया तो उसके बाद उनका बेटा ही राजा बनेगा, और उसके बाद भी उनका बेटा ही राजा बनेगा। ये नहीं कि हमने विमेन को थोड़ी सी मोहरत दे दी कि जाओ तुम भी रानी बनो और एम्पायर को जाके रूल करो, हमने वो चीज़ नहीं करी। यहाँ पे यही आइडिया चल रहा था कि बेटे के बाद बेटा ही राजा बनेगा, बाप के बाद बेटा, मतलब मेल ही कोई राजा बनेगा। और इन केस आपका कोई मेल नहीं है, मतलब एक बाप को 3 बेटियां हो गई, कोई बेटा नहीं हुआ, तो उसके भाई का जो बाप होगा, उसके जो भाई होंगे उनका बेटा राजा बन जाएगा। पर कोई किसी भी हम औरत को अलाउ नहीं करेंगे क्वीन बन के रूल करने के लिए। ये बात हमने पढ़ी पेट्रिनिली के अंदर कि वहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता कि कोई औरत जाके रूल करे, पहली चीज़ ये। दूसरा, अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो आपका जो शेयर होगा, रिसोर्सेज होंगे, मनी होगी, उसका जो एक्सेस होगा वो सिर्फ बेटों के पास होगा, बेटियों के पास नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर कन्यादान के टाइम पे जो उनको दिया जाता है, गिफ्ट्स वगैरह जो उसको हम बोलते हैं, जो कन्यादान के टाइम पे उनको गिफ्ट्स वगैरह देते हैं ना, वो चीज़ जो होती है वो सिर्फ औरतों को मिलेगी, जिसको स्त्री धन बोलते हैं। वो औरत एक्सेस कर सकती है, पर उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल एक किंग है, किंग की डेथ हो गई, ठीक है, उसके बाद उसके 3 बेटे हैं, तो उसके 3 बेटे निकले, ये किंग बन जाएगा, और रिसोर्सेज तीनों के अंदर शेयर होंगे। ज़्यादा रिसोर्सेज अगले किंग के पास जाएंगे, इनके पास थोड़े से कम जाएंगे, पर एटलीस्ट रिसोर्सेज और जो मनी होगी उन पे इनका, इन दोनों का भी एक्सेस होगा। विमेन का कोई एक्सेस नहीं होगा, एक्सेप्ट कि उनकी शादी हो गई और उनको कुछ स्त्री धन दिया गया है, उस पर उनका एक्सेस होगा। इसके अलावा उनके पास कुछ भी मनी वगैरह नहीं रखी जाएगी। ये चीज़ हमने पढ़ी, पर हर जगह एक एक्सेप्शन होती है। हमने चैप्टर 2 के अंदर प्रभावती गुप्ता के बारे में पढ़ा था, जो चंद्रगुप्त II की बेटी थी, गुप्ता फैमिली वाली, ठीक है। चंद्रगुप्त II आपके गुप्ता से बिलोंग करते हैं, मौर्य से नहीं, याद रखना। तो उनकी जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उनके पास रिसोर्सेज पे एक्सेस था, उनके पास लैंड थी, उन्होंने लैंड को ग्रांट भी किया था, और वो जो लैंड थी उनके पास शादी के बाद भी थी। तुम अपनी पति के परमिशन के बिना किसी भी चीज़ पे एक्सेस नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को अपना नहीं बोल सकते। पर प्रभावती गुप्ता ऐसी थी जिन्होंने एक लैंड भी रखी, उसको लोगों को भी बांटा, उस पर एक्सेस भी रखा, और अपने पति के परमिशन के बिना रखा। तो ये हमने कहीं ना कहीं वो दिमाग लगाए, या हमने एक चीज़ सोची कि मे बी जो अमीर क्लास की औरतें होती है, जो रिच क्लास विमेन होती हैं, उनके पास ऐसा होगा, ऐसा एक्सेस होगा, या फिर उनको अलाउ होगा लैंड रखना। पर गरीब औरतें, मिडिल क्लास या जो लोअर क्लास की है, जो
क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग नहीं करती, उनके पास एक्सेस रखने की वो जो परमिशन है लैंड रखने की वो नहीं मिलेगी। ये चीज़ हम सोच सकते हैं क्योंकि हमारे पास लोअर क्लास के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो हम उस पर फुल गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकते, पर एक सोच ही होती है जो हम सोच सकते हैं, राइट। तो हमने ये सोचा कि प्रभावती गुप्ता के पास लैंड थी और ये इंस्क्रिप्शंस के अंदर हमें मिला भी, पर गरीब औरत लैंड रख सकती थी या नहीं ये हमें नहीं पता। समझ आया? ये था आइडियल ऑफ पैट्रिनली। लास्ट तो नहीं, इसके बाद इतना टॉपिक हमने पढ़ लिया, महाभारत में बहुत अच्छे से बताया भी गया। कभी भी द्रौपदी ने जाकर राज नहीं किया था, पांडव ने ही राज किया था, ठीक है। अब इसके बाद आता है शादियाँ। बहुत सारी टाइप्स और बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं शादियों की भी। आपके हिसाब से अरेंज मैरिज और लव मैरिज दो ही तरीके की शादियाँ। अब आज के टाइम पे आपको लगता है दो तरीके की शादी है जिसमें अरेंज मैरिज होती है और लव मैरिज होती है, नहीं, पर ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग 8 तरीके की शादियाँ थी, 8 फॉर्म्स थी मैरिजेस की और 4 टाइप्स थे उसके। क्या, वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम टाइप्स पढ़ेंगे, 4 टाइप्स ऑफ मैरिज, जिसमें 2 पढ़ो पहले। सबसे पहले एंडो और एक्सो, नाम से ही समझ आएगा, इसके आगे गैमी लगाओ, एमसीक्यू में ही आ जाता है। एक्सोगैमी क्या होती है, एंडोगैमी क्या होती है। एंडो से क्या समझ आ रहा है, अंदर, एंडो मतलब अंदर, जब अपनी यूनिट के अंदर ही आप शादी कर लो या अपनी ही फैमिली के अंदर शादी कर लो तो उसको बोलते हैं एंडोगैमी। फॉर एग्जांपल गुप्तास और गुप्तास के बीच में ही शादी हो रही है, वो अपनी यूनिट के अंदर ही शादी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोगैमी। एग्जाम्पल दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं था, गुप्तास में रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं हुआ था। सतवाहनास आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें हो था, चैप्टर 2 में बताया था ना, सतवाहनास रूल करने गए हुए थे, रूल करने आए थे इंडिया के अंदर। तो सतवाहनास ने अपनी ही यूनिट अपने ही किन के अंदर शादी कर ली थी, तो उन्होंने एंडोगैमी को अपनाया था। ये थी फर्स्ट। सेकंड है एक्सोगैमी, जिसमें आप अपनी यूनिट के बाहर जाके शादी करते हो, आउटसाइड द यूनिट, जिसमें आप अपनी यूनिट या अपने किन के बाहर जाके शादी करते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सोगैमी। अपनी यूनिट के अंदर ही कर रहे हो तो वो होती है एंडोगैमी, और अपनी यूनिट के बाहर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एक्सोगैमी। नेक्स्ट है आपकी पॉलीगिनी। पॉलीगिनी थर्ड आपकी है पॉलीगिनी, एंड फोर्थ है पॉलीएंड्री। अब पॉलीगिनी के अंदर जब एक आदमी की बहुत सारी बीवियां होती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगिनी। गिनी से याद रखना, बहुत सारी बीवियां होती हैं तो वो हो जाती है पॉलीगिनी। और जब बहुत सारे, एक विमेन की, एक औरत के बहुत सारे पति होते, फॉर एग्जांपल द्रौपदी, उनके 5 पति थे, तो उन्होंने करी थी पॉलीएंड्री, समझ गए? जब एक आदमी की बहुत सारी बीवियां होती है तो वो होती है पॉलीगिनी, और जब एक औरत के बहुत सारे आदमी हस्बैंड्स बन जाते हैं तो वो हो जाती है पॉलीएंड्री, ठीक है। इसका एग्जांपल है द्रौपदी, जिनके 5 हस्बैंड्स थे, 5 पति थे। पॉलीगिनी किसी भी राजा का नाम लिख दो, होते हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर, कुछ भी लिख दो, मिनिमम 2 बीवियाँ तो होती ही होती है। तो ये थी आपकी 4 टाइप्स। अब इसके बाद है 8 फॉर्म्स मैरिजेस के, जिसके अंदर सबसे पहले ब्रह्मा, दैव्य, अर्श, प्रजापात्य, उसके बाद असुर, गंधर्व, राक्षस एंड पैशाच। ये होती है 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, जिसमें से 4 सही और 4 गलत होती हैं। वो कैसे, मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले आपकी सही वाली फॉर्म्स पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आती है आपकी ब्रह्मा, जो सही है। कैसे?
इसके अंदर ब्राइड जो होती है उसको अच्छे से हेवी एक्सपेंसिव ज्वेलरी और अच्छे अच्छे कपड़े पहना के उसकी शादी करा देते हैं, तो ये हो जाती है ब्रह्म विवाह, जब एक लड़की को अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे ज्वेलरी पहना कर शादी कराई जाए। ठीक है। दैव्य विवाह सेकेंड फॉर्म है, मतलब दैव्य सेकेंड नंबर पे है। ये भी अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब शादी हो रही होती है तो उसमें लड़की की शादी एक प्रीस्ट से करा देते हैं। दैव्य के अंदर एक लड़की की शादी प्रीस्ट से करा देते हैं, प्रीस्ट से शादी कराना तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये हो जाती है आपकी दैव्य, जब एक लड़की की शादी प्रीस्ट से कराई जाए। अर्श विवाह के अंदर जो ग्रूम होता है उसके फादर 2 बुल्स या फिर 2 काउस ब्राइड के फादर को देते हैं और इन रिटर्न ब्राइड शादी करके घर आ जाती है, तो वो होता है अर्श विवाह। समझ आया? उसके बाद प्रजापात्य विवाह, जिसके अंदर कोई कन्यादान ही नहीं होता, कुछ नहीं होता, शादी कराओ और घर जाओ अपने अपने, वो होता है प्रजापात्य, कोई कन्यादान नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद ये थी आपकी सही फॉर्म्स ऑफ मैरिज, मतलब 8 में से 4 सही थी और 4 गलत थी, तो ये थी 4 सही फॉर्म्स। अब 4 गलत कौन सी? असुर, गंधर्व, राक्षस, पेशाच। असुर के अंदर लड़की जो होती है, जो ब्राइड होती है, वो डाउरी ले लेती है। हम ग्रूम को देते हैं ना डाउरी, दहेज, यहाँ पे ब्राइड डाउरी ले लेती है, इसलिए उसको असुर विवाह कहा गया है, तो ये गलत है ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग। ओके, ये सारा चीज़ जो है, ये सारी जो बताया है ये ब्राह्मण्स वगैरह ने बताया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गंधर्व विवाह। आजकल लव मैरिज हो रही है, हमें कितना स्वीट लगता है, कितना अच्छा लगता है कि चलो लव मैरिज हो रही है, लड़के को लड़की का दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल गया और उससे वो लोग शादी कर रहे हैं, खुशी खुशी रहेंगे। पर ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग उस टाइम पे लव मैरिज गलत होती थी और उसको गलत फॉर्म्स में डाल रखा है कि 4 सही है और 4 गलत है, तो उसमें गलत फॉर्म में लव मैरिज को डाला गया है, मतलब गंधर्व विवाह का मतलब है लव मैरिज। फिर लास्ट सेकेंड आती है राक्षस विवाह। इसके अंदर जो ग्रूम होता है वो ब्राइड की जो फैमिली होती है, लड़की की जो फैमिली होती है, उससे जाके लड़ाई करता है कि मेरी शादी करा दो अपनी बेटी से, तो ये गलत है कि जब लड़का लड़की की फैमिली पे जाके लड़ाई कर रहा है तो वो गलत हो जाता है, तो इसलिए उस शादी का नाम हमने रखा हुआ है राक्षस विवाह। लास्ट है आपका पेशाच विवाह, जो सबसे गलत है, मुझे सबसे गलत लगता है, सबसे घटिया जो होता है वो यही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लड़की की विल के अगेंस्ट जाके लड़का लड़की को किडनैप कर लेता है, उसके साथ शादी करता है, और इस टाइम पे उसके जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं हेल्पलेस होते हैं, होपलेस होते हैं, और वो भी कुछ नहीं कर पाते अपनी बेटी को बचाने के लिए, तो ये होता है पेशाच विवाह, जिसमें लड़का लड़की को उसकी विल के अगेंस्ट जाके किडनैप कर लेता है। तो ये थी आपकी 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। एक बार फिर सुन लो। ब्रह्म, जिसमें लड़की को बहुत अच्छे से ज्वेलरी और कपड़े पहनाते हैं और उसमें उसकी शादी कराते हैं। ठीक है। दैव्य, जब एक लड़की की शादी प्रीस्ट से कर रहे होते हैं तो उसको दैव्य कहते हैं। अर्श में जब 2 बुल्स या 2 काउस ब्राइड के फादर को दे देते हैं एंड इन रिटर्न ब्राइड से शादी करते हैं, तो अर्श। प्रजापात्य के अंदर कोई कन्यादान नहीं होता। 4 सही हो गई। असुर, सबसे पहले ब्राइड इसमें डाउरी ले लेती है, जो कि गलत है। गंधर्व, लव मैरिज होती है, गलत मानी गई है, आजकल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, पर उस टाइम पे ब्राह्मण्स ने इसको गलत डिक्लेयर कर दिया था। राक्षस में ग्रूम जो होता है, जो लड़का होता है, वो लड़की की फैमिली से जाकर लड़ाई करता है शादी के लिए। एंड पेशाच में लड़की को उसकी विल के अगेंस्ट जाके किडनैप कर लेते हैं। तो ये थी आपकी 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस एंड 4 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। ठीक है, समझ आ गया? स्क्रीनशॉट लेना ले लो। चलो नेक्स्ट है आपका गोत्र। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है गोत्र। तो बेसिकली गोत्र का ओरिजिन कहाँ से हुआ? हर एक वैदिक सीर या फिर वैदिक मुनि के नाम से गोत्र निकले हमारे। कैसे? जब फॉर एग्जांपल किसी का नाम भृगु है, हमारा एक ऋषि वेद थे, वैदिक मुनि जो थे हमारे ऋषि मुनि थे, उनका जो सरनेम था वो था भृगु। तो उसके बाद जितने भी उनके बच्चे हुए, ठीक है, उनके उस टाइम पे तो बहुत सारे बच्चे होते थे ना, तो ऐसे ये देखो, ये चेन बता रही हूँ मैं, ये हुए, ठीक है, ये भृगु हैं, उनके बच्चे इतने हुए, ठीक है। उसके बाद ये उनके बच्चे हैं, भृगु के बच्चे,
ठीक है। उसके बाद उनके बच्चों के भी बच्चे हुए, ये हो गए। उसके बाद ये और चेन ऐसे बढ़ती गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये एक फैमिली बन गई। हर एक वैदिक सीर से एक गोत्र निकल रहा था, या फिर वैदिक मुनि से एक गोत्र निकल रहा था। फॉर एग्जाम्पल किसी वैदिक मुनि का नाम भृगु है, तो आगे जितने भी उनकी चेन बनती जा रही है, उनका जो नेटवर्क बनता जा रहा है, वो सारे भृगु कहलाएंगे, उनका गोत्र भृगु हो गया। जैसे किसी का कुरु है, किसी का गोत्र कुरु है, तो ऐसे उनके 4 बच्चे हुए। किसी ऋषि का नाम कुरु है, ठीक है, उनके 4 बच्चे हुए, उनका गोत्र कुरु पड़ गया। आगे उनके और बच्चे हो रहे हैं, 4, 6, 3, 2, 1, कोई भी हो रहा है, ठीक है, जितने भी हो रहे हैं, ये भी कुरु हो गए। ऐसे ही हमारा नेटवर्क फिर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये नेटवर्क ऐसे कंटिन्यू होता जा रहा है। अब ये पूरी एक यूनिट बन गई। जो एक्सोगेमी और एंडोगेमी बता रही थी मैं, ये पूरी एक यूनिट है आपकी, ये पूरा एक किन है आपका, राइट, एक पूरी फैमिली है। तो अब क्या हो रहा है, इनके नाम से हमारे को गोत्र तो हमारे मिल गए। गोत्र का ओरिजिन कैसे हुआ ये हमें समझ आ गया। अब गोत्र के साथ क्या क्या लेना देना है दुनिया का, ये बताते थे। सबसे पहले विमेन के साथ तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो सबसे पहले जब एक औरत की शादी होती थी, उनको फॉर एग्जांपल एक भृगु लड़की है, उसकी शादी हो रही है, तो उसको अपने पिता का गोत्र मतलब भृगु छोड़ के, उसको जहाँ पे जिस जगह पे उसकी शादी हो रही है, मतलब उसके पति का गोत्र अगर कुरु है, तो उसको कुरु अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आज मेरी शादी हो रही है और अगर मेरा गोत्र भृगु है, तो ये जो भृगु गोत्र मुझे मिला है वो मेरे फादर से मिला है। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने फादर का गोत्र छोड़ के अपने पति का गोत्र अपना लूँगी, जो कि होगा कुरु। एग्जाम्पल, ठीक है, समझ आया। सबसे पहले लड़कियों के साथ यही किया कि तुम अपना गोत्र छोड़ के अपना यहाँ का पति का गोत्र अपनाओगी, अपने फादर का गोत्र छोड़ दोगी। पहली चीज़ ये बताई। दूसरा, अपने ही गोत्र के अंदर आप शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग भाई बहन कहलाओगे, क्योंकि एक इंसान से निकले हो ना, तो वो तो भाई बहन ही होंगे ना आगे के। तो आप अपने यूनिट के अंदर तो शादी नहीं कर सकते, एंडोगेमी आपको करना नहीं है। वैसे ही कुरु के साथ भी सेम है, आप अपने यूनिट के अंदर शादी नहीं कर सकते, अपने यूनिट के बाहर जाके शादी करो। कुरु भृगु से करे, भृगु किसी और से करे, किसी और से करे, पर भृगु भृगु से शादी नहीं करेगा। समझ आ गया? ये था आपका गोत्र। विमेन अपना गोत्र शादी के बाद छोड़ देगी, अपने पापा का जो गोत्र होगा उसको छोड़ देगी और अपने पति का जो गोत्र होगा उसको अडॉप्ट कर लेगी। समझ आया? हर जगह लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होती है। जैसे हमने प्रभावती गुप्ता पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा, कैसे उन्होंने लैंड ग्रांट करी, रिसोर्सेज रखे, सबके अगेंस्ट गई। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, जो हमारे सतवाहनास थे उन्होंने एंडोगैमी करी, मतलब अपने गोत्र के अंदर शादी करी। वहाँ की सतवाहना विमेन जो थी, उन्होंने शादी के बाद भी अपने पिता का गोत्र नहीं छोड़ा, उन्होंने उसी गोत्र को रखा। मतलब अपनी शादी के बाद तो अपने पापा का गोत्र छोड़ के पति का अडॉप्ट करना होता है ना, उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने शादी के बाद भी अपने पिता का ही गोत्र अपना बना के रखा। पेज नंबर 59, सोर्स नंबर 3, सोर्स नंबर 4, जिसके अंदर बता रखा है कि राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र उधर आ गया, इसका मतलब ये फेमिनाइन है किसी भी गोत्र का। जैसे कि गौतमा गोत्र होता है फीमेल में, फेमिनाइन में हो गया उसका गौतमी। तो जो बच्चे थे उन्होंने अपनी मदर का गोत्र अपना के रखा, ना कि अपने पापा का लिया। ये चीज़ें बता रखी है, समझे? सतवाहनास की जो विमेन थी उन्होंने अपने पापा का गोत्र नहीं छोड़ा, उनका गोत्र पड़ गया गौतमी, ठीक है। तो अब उनके जो बच्चे हुए उन्होंने अपनी मदर का ही गोत्र अपना लिया कि हाँ ठीक है, हम भी गौतमी पुत्र हैं, गौतमा नहीं। तो ये फेमिनाइन में चले गए, वो सारी चीज़ें करी। समझ आया? इन्होंने यहाँ पे ये दिखाया कि उन्होंने अपनी मदर को रिस्पेक्ट करी, उनके गोत्र को अपनाया, उनको रिस्पेक्ट दी, एक दिखाया कि हाँ हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते जैसे बाकी लोग विमेन को करते हैं। ये चीज़ वो लोग दिखाना चाहते थे, पर इन्होंने ये चीज़ सिर्फ इसी चीज़ में दिखाई है कि हाँ हम अपनी मदर का गोत्र अपना रहे हैं। बाकी सतवाहनस ने पैट्रिनली अपनाई हुई थी, मतलब बाप के बाद बेटा ही राजा बनेगा, बेटे के बाद फिर बेटा राजा बनेगा। वहाँ पे कोई विमेन क्वीन या फिर रूल करने के लिए पावर के अंदर नहीं आएगी। समझ गए? ये था गोत्र। कहाँ से मिलता है? वैदिक मुनि से, ठीक है। सेम गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते, आउटसाइड द यूनिट जाके आपको शादी करनी पड़ेगी। पर एक एक्सेप्शन निकली, सतवाहनास, उन्होंने अपने ही गोत्र के अंदर भी शादी करी और उन्होंने अपने मम्मी का, जो उनकी मदर थी, उनका गोत्र अपनाया। जैसे कि श्री गौतमी पुत्र सतकर्णी,
राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। मैंने श्री और राजा बाद में कर लिया था। हाँ, तो राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, उनकी मदर का गोत्र अपनाया गौतमी पुत्र, गौतमा पुत्र नहीं लिखा उन्होंने, ठीक है। तो ये था आपका गोत्र। अब 4 के अंदर यही लिखा हुआ है, गोत्र के बारे में कुछ बता रखा है, साथ साथ सोर्स भी थोड़े से पढ़ाती जाऊंगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 60-61 पे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ण सिस्टम। आपका वर्ण सिस्टम क्या है? वर्ण सिस्टम जिसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसको मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी, वैश्य, शूद्र, ठीक है। क्या है? वर्ण सिस्टम चल रहा है इधर, ठीक है। वर्ण में क्या बताया गया कि ब्राह्मण 4 वर्ण होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं, 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या काम होते हैं? ब्राह्मण वेदास पढ़ाएगा, टीचर बनेगा, प्रीस्ट बनेगा, ब्राह्मण ये काम करेगा। क्षत्रिय वॉर पे जाएगा, रूल करेगा, एम्पायर एक्सपेंशन करेगा, किंगडम संभालेगा। वैश्य आर्टिफैक्ट्स वगैरह बनाना, ट्रेड वगैरह, ये सारा काम आपका वैश्य करेगा। और जो शूद्र होंगे ये अपने अपर 3 जो आपके वर्ण हैं इनको सर्व करेंगे, इनकी सेवा में लगे रहेंगे, ये खुद कुछ नहीं करेंगे, ये सबसे नीची जाति के लोग होते हैं शूद्र, ठीक है। ये चीज़ बताई हुई है आपकी वर्ण के अंदर, और इसी के अकॉर्डिंग इनकी ऑक्यूपेशंस भी डिस्क्राइब मैंने आपको कर दी, और इनके बाहर ये लोग नहीं जा सकते। सेम हुआ यहाँ पे भी, एक्सेप्शन तो आनी है भाई, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ ज़िंदगी में कभी एक्सेप्शंस ना आए। नॉन क्षत्रिय भी आ गए। वर्ण में आपको क्या बताया? क्षत्रिय जो हैं क्या होंगे? किंग होंगे, राइट। पर अभी हम पढ़ेंगे कि कुछ नॉन क्षत्रिय रूलर्स जो ब्राह्मण थे या लोअर क्लास से बिलोंग करते थे वो भी आए और उन्होंने भी रूल करना शुरू कर दिया। कैसे? हमारे बुक के अंदर बताया, जो मौर्यस थे, हमने मौर्यस पढ़ा है ना, पढ़ रहे थे, ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग ये लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, पर चाइनीज़ या बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो आपके थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये अपर क्लास से या हाई क्लास से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ मिल गई कि ब्राह्मण्स ने क्या लिखा कि जो मौर्यन डायनेस्टी आई है ना वो लोअर क्लास थी, गरीब इस क्लास से या इस क्लास से बिलोंग करते थे, वो क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे मौर्यंस, और उन्होंने आके रूल करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे नॉन क्षत्रिय रूलर आए। पर वहीं पर जो हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे ब्राह्मण्स को चैलेंज करते हुए बोलते हैं कि नहीं, जो हमारे मौर्यस थे ना वो लोग अपर क्लास से ही बिलोंग करते थे, तुम गलत सोच रहे हो। तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं हमें क्या मिल गया? एक्सेप्शनल केस, नॉन क्षत्रिय रूलर, कौन? मौर्य, ठीक है। ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग वो लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो लोग अपर क्लास से बिलोंग करते थे। वैसे ही मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर समझाया था शाकाज, जो थोड़े टाइम के लिए मौर्यस के बाद आए थे, शाका रूलर, वो लोग भी बाहर से थे। क्या थे? मलीच थे। जो हमारे शाका रूलर्स थे वो लोग भी आउटसाइडर्स थे, मलीच थे, मतलब जो संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते उनको मलीच बोला जाता है। तो मतलब हमारे जो शाका रूलर्स थे वो भी क्षत्रिय नहीं थे, वो आउटसाइडर्स थे, मलीच थे, उनको संस्कृत आती नहीं थी और उन्होंने आके रूल करना शुरू कर दिया। ये हमारे फिर से नॉन क्षत्रिय रूलर हो गए। उसके बाद शुंगास या फिर कानवास जो थे ब्राह्मण्स थे, ऐसे बहुत से बताए हुए हैं, मैं आपको एक मिनट लिख के बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो मौर्यस जो थे हमारे,
मौर्यस मैंने आपको समझाया, ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग लोअर क्लास से थे, बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग वो अपर क्लास से थे। फिर ये हमारे ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है आपका नॉन क्षत्रिय रूलर्स का। ये जो आपका टॉपिक है वो है नॉन क्षत्रिय रूलर्स। वर्ण सिस्टम मैंने आपको समझाया कि सिर्फ जो क्षत्रिय होते हैं वही रूलर बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि नहीं, सिर्फ क्षत्रिय रूलर नहीं बनेंगे, नॉन क्षत्रिय भी आ जाएंगे बाहर जो रूलर बनना चाहते हैं। तो पहले सबसे पहले हमने मौर्यस के बारे में पढ़ा और उनको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए बुद्धिस्ट ने कुछ बोला। उसके बाद जो शाका रूलर्स आए हमारे, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट एरिया, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा जो संभाल रहे थे मौर्यस के बाद, वो थे मलीच, आउटसाइडर्स थे। मलीच क्या होते हैं, जो आपकी संस्कृत लैंग्वेज को नहीं पहचानते वो बन जाते हैं मलीच। तो शाकास भी एक तरीके के हमारे आउटसाइडर्स हैं जो आके आके रूल कर रहे हैं। शाकास आपके मलीच है, ठीक है। फिर से नॉन क्षत्रिय होगा। शुंगास और कानवास भी थे, एक टाइम पे थोड़े टाइम के लिए रूल करने आए थे, जो कि ब्राह्मण्स थे। ब्राह्मण क्या काम करते हैं, वेदास पढ़ते हैं, पढ़ाते, प्रीस्ट बनते हैं। पर उन्होंने ये काम ना करते हुए उन्होंने वॉर को अपनाया, क्षत्रिय कैटेगरी में आए और उन्होंने रूल करना शुरू करा, शुंगास और कानवास। वैसे ही फिर से हमारे सतवाहनास, जिन्होंने सारी पुट्ठी काम करे हुए हैं, सारी गलत चीज़ें कर रखी है, एंडोगैमी इन्होंने करी। क्षत्रिय ये नहीं थे तब भी अपने, ब्राह्मण थे तब भी आके रूल कर रहे हैं, ठीक है, एंडोगैमी कर चुके हैं। उसके बाद मदर का गोत्र अपना रहे हैं, मतलब सतवाहना की जो फीमेल्स थी उन्होंने अपने फादर का गोत्र नहीं छोड़ा, सिर्फ एक काम क्या सही करा, उन्होंने अपना पेट्रिनिली को अडॉप्ट किया, मतलब बाप के बाद बेटा ही बनेगा। ये थे हमारे नॉन क्षत्रिय रूलर्स। 4 बताइए, मौर्यस, शाकास, शुंगा या कानवास और सतवाहनास। ये थे हमारे नॉन क्षत्रिय रूलर्स जो रूल करने आ गए थे। समझ गए? वर्ण के साथ साथ ही समझा दिया कि वर्ण में आपको कुछ चीज़ें बोली कि ऐसी करनी है, पर एक्सेप्शंस आ गई और उन्होंने सारे काम गलत करे ब्राह्मण के अकॉर्डिंग। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ये था कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना वर्ण चूज़ कर सकते हो, आप जिस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हो वो जा सकते हो। पर लेटर ऑन उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल कर दिया कि नहीं, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप उसी पे ही रहोगे। अब ये जो वर्ण सिस्टम इन्होंने बनाया, लोग तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि भाई हम तो शूद्र नहीं बनेंगे, हमें तो वॉर पे ही जाना है। जैसे हमारे सतवाहना आए, हम तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे, हमें तो वॉर पे जाना है। तो इसके लिए इन्होंने ना कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई ब्राह्मण्स ने कि हमारे जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो मान जाएं कि नहीं ऐसे ही रूल करना है, ऐसे ही इस वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो आपका जो 4th नंबर 6 दिया हुआ है उसके अंदर ये समझाया है कि इन्होंने क्या बोला कि ये डिवाइन ओरिजिन है। डिवाइन ओरिजिन मतलब जो आपका वर्ण सिस्टम है वो डिवाइनली ओरिजिन है। मतलब कैसे कि जो भगवान है उन्होंने आके बोल रखा है कि नहीं, वर्ण सिस्टम ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही चलेगा, आप जिस जगह पे पैदा हुए वैसे ही रहोगे। एक तो ये चीज़ बताई। अब डिवाइन ओरिजिन में भी बताया कि एक आदमी है, ठीक है, ये आपका एक आदमी है। अब उसमें कैसे वर्ण सिस्टम को डिवाइड करेंगे, उसका जो ये माउथ होता है ये होगा ब्राह्मण, उसकी जो आर्म होती है ये होती है क्षत्रिय। ये बता रखा है कि ब्राह्मणों ने ऐसा करा कि लोग इस ओरिजिन वर्ण सिस्टम को अच्छे से माने। उसकी जो थाइज होती है वो होंगी आपकी वैश्य की, और ये जो फुट हैं उसके वो होंगे शूद्र के। अब आप जिस कैटेगरी के अंदर खड़े हो उसी कैटेगरी से चलोगे। उसका माउथ है ब्राह्मण, वो पढ़ाएगा, टीच करेगा, वेदास पढ़ेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा। आर्म्स किस लिए होती है, लड़ाई करने के लिए, बाजुओं से लड़ोगे ना, दम होगा बाजुओं में तभी लड़ोगे, है ना, तो वो हो जाते हैं क्षत्रिय। फिर थाइस वैश्य, चलेगा, ट्रेड करेगा, अच्छे से लिंक्स बनाएगा, पैस्टरलिस्ट होंगे, चारा चढ़ाएंगे, सारे काम करेंगे, तो वो हो जाते हैं वैश्य। और फुट ज़मीन मिट्टी से जब चिपके हुए हो, सबसे नीचे जो तुम्हारे कास्ट है वो हो रही है हमारी शूद्र की, मतलब जो हमारे सबसे नीचे वर्ण है वो है शूद्र। तो वो क्या काम करेंगे, बस अपनी अपर 3 को सर्व करेंगे और कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। ये था आपका वर्ण सिस्टम। और उसमें आपका ये डिवाइन कैसे ओरिजिन है ये कोई सच नहीं है, ये सारा ह्यूमन मेड है। इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए आगे बुद्धिस्ट आएंगे जो बोलेंगे कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ों को चैलेंज करते हुए हम बुद्धिज़्म को पढ़ेंगे, ठीक है। ये था आपका डिवाइन ओरिजिन। और क्या बोल रखा है, एक तो ये तरीका अपना लिया
कि तुम ऐसे समझा दो लोग समझ जाएंगे, या फिर क्षत्रिय उसको ब्राह्मण ने बोल दिया कि भाई जब तुम एम्पायर संभाल रहे हो ना तो ध्यान रखना कि हर कोई अपने वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चले, ये ना हो कि शूद्र जाके वेदास पढ़ रहा है, ये काम ना होए। तो उसने ये 2 तरीके अपनाए। बुक के अंदर आपके दोनों दे रखे, पेज नंबर 61 के अंदर सोर्स नंबर 6 में आपका ये बताया हुआ है, ये जो ओरिजिन मैंने आपको समझाया, और वैसे बता रखा है लास्ट पैराग्राफ के अंदर, दे एडवाइज किंग टू एंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम्स। मतलब किंग्स को बोले कि आप इंश्योर करना कि ये किंगडम के अंदर अच्छे से हो रहा है, अपने एम्पायर के अंदर ध्यान रखना कि हर कोई इस वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और तीसरा क्या बताया कि बर्थ के अकॉर्डिंग ही आपका वर्ण सिस्टम चलेगा, आप जहाँ पैदा हुए हो वहीं पे ही रहोगे, चेंज नहीं कर सकते। ये था आपका राइट ऑक्यूपेशन या फिर वर्ण के ऊपर। अब नॉन क्षत्रिय वाला मैंने आपको बता दिया पेज नंबर 62 के अंदर, पेज नंबर 62 नॉन क्षत्रिय किंग बता दिए, मलीच शाकास थे, मौर्यन लोअर क्लास से कह रहे थे, पर बुद्धिस्ट आके कह रहे नहीं अपर क्लास से हैं। उसके बाद आपके जो सतवाहनस थे वो ब्राह्मण्स थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद आता है जातीज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जातीज। हमने अभी क्या पढ़ा कि वर्ण में क्या होता है कि यहाँ पे 4 ही हैं। अब जो इन सारे काम के अंदर नहीं आ रहा, अगर कोई वेद नहीं पढ़ पा रहा, कोई क्षत्रिय नहीं बन पा रहा, कोई शूद्र नहीं बन पा रहा, कोई वैश्य नहीं बन पा रहा, तो उसको हम जातीज की कैटेगरी में डाल देंगे, और बहुत सारी जातियाँ इन्होंने बना दी। उसको इन्होंने जाति की कैटेगरी के अंदर भी डाला और बहुत सारी जातीज भी बना दी। सेम होता था, ये भी जो होती थी बर्थ के बेसिस पर ही बेस्ड होती थी कि आपका जहाँ जिस जाति के अंदर जन्म हुआ है आप उसी से ही रहोगे, और जो इन 4 वर्ण के अंदर फिट नहीं होते थे उनको हम जाति के अंदर डाल देते। फॉर एग्जांपल मलीच कौन है? जो संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोल सकते उनको मलीच बोलते हैं, तो वो वर्ण सिस्टम के अंदर तो कहीं नहीं आ रही, तो हमने उसको जाति के अंदर डाल दिया। वैसे ही निषाद एक कम्युनिटी है, वो उन 4 वर्ण के अंदर नहीं आ रही, तो हमने उसको यहाँ डाल दी। निषाद कौन से होते हैं? जो फॉरेस्ट में रहते हैं। आपको एक बहुत ही फेमस निषाद की स्टोरी भी पता होगी, कौन है पता है? एकलव्य। वो निषाद है, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, हंटिंग करते हैं, ये करते हैं। कौन थे वो? एकलव्य का आपका सोर्स नंबर 7 जो है इसी के ऊपर बता रखा है कि द्रोणाचार्य ने क्या करा कि वो सिर्फ क्षत्रियों के बच्चों को ही आर्चरी सिखाएंगे, लड़ना सिखाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। और अर्जुन से अच्छा उन्होंने पहले से ही द्रोणाचार्य ने जो अर्जुन थे उनको वचन दिया था कि तुमसे अच्छा कोई भी धनुर्धारी नहीं बनेगा। पर एकलव्य जो हमारे निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो द्रोण के पास गए और कहा कि मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, मुझे भी आर्चरी सिखाओ, मैं भी सीखना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और मैं सिर्फ क्षत्रियों के बच्चों को ही सिखाता हूँ चीज़ें, तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। एकलव्य को ये बात हर्ट ज़रूर करी, पर वो अपने फॉरेस्ट वापस चला गया। एक क्ले की मूर्ति बनाई जिसके अंदर एक क्ले की द्रोणाचार्य जो थे हमारे, उनकी मूर्ति क्ले से बनाई और उनके सामने इन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। और बहुत ही कम टाइम के अंदर वो बहुत ही अच्छे धनुर्धारी बन गए, ठीक है। पर ये चीज़ जब अर्जुन जाते जाते देखा, एक कुत्ता जो ये सारे कौरव और पांडव थे बच्चे जब थे, अपना डॉग लेके गए और राउंड मारे थे फॉरेस्ट के अंदर, और वहाँ पे उसके डॉग ने देखा कि एक बच्चा जो एकलव्य है मिट्टी के अंदर रैप्ड है, काला सा है, अजीब सा दिख रहा है। उसको देख के वो डर के भौंकने लग गया और उसने तीर चला दिए कुत्ते के आसपास, ठीक है। और ये सब चीज़ें जब अर्जुन जो थे, जो कि बहुत ही अच्छे बने थे, अर्जुन ने जब ये चीज़ें देखी तो उन्होंने ये चीज़ द्रोण को बताई और बोला कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, मुझसे अच्छा धनुर्धारी कोई नहीं बन सकता, पर एकलव्य मुझसे भी बेटर है, आप कुछ करो। और इसलिए द्रोण एकलव्य के पास गए और उनसे अपनी गुरु दक्षिणा के तौर पे उन्होंने उनका लेफ्ट हैंड का अंगूठा मांग लिया। राइट थंब का ही, हाँ आप ऐसे चलाते हो, मैं लेफ़्ट से चला रही थी। हाँ, तो राइट हैंड का जो आपका थंब था उसको मांग दिया कि आप मुझे एकलव्य को बोला कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा के तौर पे अपना अंगूठा दो। और वो अब जब अंगूठा ही नहीं है तो आप अपने जो बाण होगा उसको अच्छे से खींच नहीं सकते, चला नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने अपनी बात का प्रूफ कर दिया कि एकलव्य को मैं एक अच्छा आर्चर नहीं बनने दूंगा।
समझ आया? फोर्स नंबर 7 आपका ये बताता है। अब मैं फोर्सेस क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आपके लास्ट 3 क्वेश्चन जो होते हैं फोर्स के ऊपर होते हैं, और ये फोर्स मुझे लगा कि ये थोड़ा सा समझाने लायक है, ये आ सकता है, तो इसलिए ये वाला फोर्स मैंने समझाया। उसके बाद जातीज़ मैंने आपको बता दी कि जो चीज़ आपकी वॉन सिस्टम के अंदर फिट नहीं हो रही वो आपकी जातीज़ में आ जाती है। निषाद, मलीच हो गए, गोल्ड स्मिथ जो होते हैं उनकी भी जाति, वो भी जाति के अंदर आते हैं, जैसे उनको स्वर्णकारा कहते हैं, तो वो क्या जाति के अंदर आएंगे। ठीक है, अब ये बहुत सारी होती है, ये अनलिमिटेड होते हैं, जितनी मर्जी बनाते जाओ, इनके कोई फिक्स नंबर नहीं होता जातीज़ का। समझ आ गया? अब इसके बाद एक और कैटेगरी आ गई आपकी अनटचेबल्स की। किसकी कैटेगरी आ गई आपकी? अनटचेबल्स की। कैसे? इम्प्योर होते हैं। ब्राह्मण ने क्या बोला कि ये इम्प्योर होते हैं, इनसे दूर रहना है। ये अनटचेबल होते हैं, इनको छुओगे भी नहीं, क्योंकि तुम इनको छुओगे, देखोगे तो गंदे हो जाओगे, पॉल्यूटेड हो जाओगे। ये हमारी कम्युनिटी को पॉल्यूट करते हैं। ये थी अनटचेबल्स की कहानी। तो इनके लिए इन्होंने कुछ काम भी फिक्स कर दिए कि तुम क्या काम करोगे, ऐसे तो रहने नहीं देंगे तुम्हें सोसाइटी के अंदर, या तुम कहाँ रहोगे ये भी बताएंगे हम तुम्हें। तो ये लोग क्या होता था, ये सिटी होती थी, ये उसके आउटर एरिया के अंदर रहते थे, या सिटी से भी बाहर रहते थे। अंदर आना इनको अलाउड ही नहीं था। ये क्या करते थे, अनटचेबल्स के क्या क्या काम होते थे वो सुन लेते हैं। सबसे पहले तो ये मरे हुए लोग जो होते हैं ना, उनको उठाएंगे, उनको जलाएंगे, वो जो रिचुअल्स परफॉर्म करवाते हैं वो सारे किसका काम होगा? अनटचेबल्स का। वो मरे हुए लोगों को ही उठाएंगे, उनको जलाएंगे, ये सारे काम जो हैं वो करेंगे। उसके बाद उनको अगर कपड़े चाहिए तो मरे हुए लोगों के जो कपड़े मिलते हैं ना उन्हीं को पहनो, आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनो, आयरन की ज्वेलरी पहनो बस, और आयरन के ही बर्तनों में खाना खाओ। तुम्हें कोई कॉपर सिल्वर कुछ नहीं मिल रहा, तुम्हें इन चीज़ों के अंदर ही खाना खाना और मरे हुए लोगों के ही कपड़े पहनने। पॉल्यूटेड हो तुम, ये भी बताया गया। विलेज के बाहर रहोगे, और फॉर एग्जाम्पल मेरे कोई बर्तन टूट गया, मैंने इन अनटचेबल को दे दिया कि तुम इस बर्तन को यूज़ करोगे, तुम कुछ नया नहीं खरीद सकते। ये लोग डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स को ही यूज़ करेंगे, ये बताया गया। और क्या बताया गया, जो हमारे ट्रैवलर्स आए थे, बाहर से आए थे चाइना से, यहाँ से फाइयान और वुआंगकांग जो थे हमारे, वो जब इंडिया में आए उन्होंने ये देखा, ये अनटचेबल्स की स्टोरी देखी और बोला कि अगर इनको एंटर करना है, पहली बात तो इनको पहले ही वॉर्न करके आना पड़ेगा कि हम तुम्हारे सिटी या विलेज के अंदर आ रहे हैं। कैसे? तालियां बजा के आते थे कि हम तालियां बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे बजाते थे। कोई साइन होता था कि एक बार में 3 तालियां बजाओ, 5 तालियां बजाओ, और सारे लोग जो होते थे उस सोसाइटी के घरों के अंदर जाके छुप जाते थे कि हम इनको देख भी ना ले, हम जो हैं पोल्यूटेड हो जाएंगे। ये इस तरीके से बताते थे, और कहा गया है कि ये नाइट के अंदर तो कभी एंटर ही नहीं कर सकते। ये थी अनटचेबल्स की स्टोरी कि उनके साथ देखो कितना गंदा बिहेव किया जा रहा है, कि उनको इतने गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और इसी के ऊपर एक फोर्स भी है जो हमें एक जातक से पता चल रही है। आपका फोर्स नंबर 65 नहीं, पेज नंबर 65 नहीं, आपका जो फोर्स है 67 पे, मतंग जातक जो है उसके थ्रू हमें ये फोर्स में पता चल रहा है। एक अनटचेबल की स्टोरी बताई गई है जिसमें एक इंसान था मतंग। मतंग कौन था? बुद्धा जो थे ना, गौतम बुद्ध, उनका ही एक पहले की उनकी लाइफ में वो मतंग बन के आए थे। जैसे कहते हैं ना कि अवतार होते हैं, तो मतंग भी बुद्ध का ही एक अवतार था जो उनसे भी पहले आया था। और ये किसकी फैमिली में पैदा हुए थे? अनटचेबल की। तो ये सोसाइटी के बाहर रहते थे। ये भी एक एक्सेप्शन है कि इन्होंने कैसे ब्राह्मण्स को चैलेंज कर दिया और इनके सामने जाके खड़े हो गए कि भाई हम तुम्हारी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। कैसे? मतंग एक अनटचेबल थे, वो दिन दहाड़े बिना वॉर्न करे सोसाइटी के अंदर अपनी वो जो विलेज था उसके अंदर चले गए, और एक लड़की ने मतंग को देख लिया। अब वो गई घर में, भागी गई, मैं नहा लूँ, मैं आंखें धो लूँ, मैं हाथ धो लूँ, मैं अपनी आँखों में छींटे मारती जाऊँ, क्योंकि मैंने एक अनटचेबल को देख लिया, एक अनटचेबल इंसान को देख लिया, चंडाल को देख लिया, और मैं उसको देख के मैं ख़राब हो गई हूँ, मैं पॉल्यूटेड हो गई हूँ, मैं नहा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो सब ये सारी हरकतें कर रही है। और मतंग को ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि भाई मैं क्या हूँ, तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो, मैं भी तो इंसान हूँ। उन पर ये चीज़ हो गई, और वो हर दिन जाके इस लड़की के घर पे, जिसका नाम धित्ता मांगलिका है, उस लड़की के घर पे जाके खड़े हो जाते कि अब तू क्या करेगी, कितने टाइम तक तू घर से बाहर नहीं आने वाली, मैं तो यहीं खड़ा रहूँगा, तू कर ले जो करती है, मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है, मैं तो हूँ यहाँ पे। वो हर दिन उस लड़के के घर आने लग गए, घर के बाहर खड़े होने लगे कि कब तक मुझे पॉल्यूटेड समझेंगे। तो क्या करा, धित्ता मांगलिका के जो पेरेंट्स थे उन्होंने मतंग की शादी धित्ता मांगलिका से करा दी कि भाई
तू हमारी बेटी ले जा, उससे शादी कर और हमें बख्श दे, बार बार हमारी सोसाइटी के अंदर मत आ। ये चीज़ करी मतंग ने और उसके दित्ता मांगलिका के फादर ने कि तू हमारी बेटी ले जा और चले जा। पेज नंबर 67 का सोर्स है आपका सोर्स नंबर 10, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जब हो गई, शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, उसके बाद मतंग चले गए अपना यहाँ से चले गए कुछ ध्यान व्यान लगाने, काम करने, और बहुत सालों तक घर ही नहीं आए। तो क्या हुआ, जो इनके तो दित्ता मांगलिका के जो बच्चे थे मांडव्य जो थे इसके बेटे थे मतंग के। अब जो उनके बेटे थे मांडव्य मतंग के बेटे थे। अब उनको क्या लगता था कि हम तो एक अच्छी फैमिली से, एक अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम ब्राह्मणों को खाना देते हैं, हम ब्राह्मण जो होते हैं ना, घूमते फिरते आते हैं, खाना दो, ये करो, तो हम उनको खाना देते हैं खाने के लिए, ठीक है ना, भंडारा लगाते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, मतंग एक दिन आए, उनको पता था कि ये उनका बेटा है, उनको भी नहीं पता था कि ये उनका बेटा है। ये गए और ब्राह्मणों वाली लाइन में चले गए और खाना मांग लिया। तो मांडव्य को गुस्सा आया कि भाई तुम अनटचेबल हो, तुम यहाँ पे कैसे आ गए, ये खाना ब्राह्मणों के लिए होता है, तुमने इम्प्योर कर दिया, ये कर दिया। उसको बड़ा गुस्सा आया। मतंग चले गए यहाँ से उठ के, और ये जब कहानी जो मतंग जिस तरीके से खाना मांग रहे थे, ये स्टोरी जब मांडव्य ने अपनी मदर को बताई, दित्ता मांगलिका को ये चीज़ बताई, तो उन्होंने कहा बेवकूफ़, वो तेरे पिता थे जिनको तुमने इस तरीके से धिक्कार के भेज दिया है ना, वो तुम्हारे फादर थे। तो ये चीज़ सुन के मांडव्य भी शौक में हो गए कि हम, मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा अनटचेबल है, ये है वो है, उनके मन में गया। तो दित्ता मांगलिका भागती भागती मतंग के पास गई और कहा कि माफ़ कर दो, बच्चा है, ये है वो है, उसको पता नहीं था, आप प्लीज़ हमारे बेटे को माफ़ कर दो। तो मतंग ने क्या करा कि ये बोल लो, उसमें से एक बाइट खा ली, कहा कि अब ये मेरा झूठा खाना हो चुका, अब ये खाना तुम सारे ब्राह्मणों में बांटोगे तो ही मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। और दित्ता मांगलिका ने ऐसा कर दिया और ब्राह्मणों का गुरूर तोड़ दिया कि भाई तुम लोग हमारे कुछ देखना भी नहीं चाहते और मैंने तुम्हें अपना झूठा खाना खिला दिया। तो ये थी अनटचेबल मतंग की कहानी, जो मतंग जातक से मिलती है। जातक क्या होती है, स्टोरीज होती है। उसके थ्रू हमें पता चला कि कैसे मतंग ने ब्राह्मणों का जो गुरूर था उसको तोड़ा। समझ आ गई होगी। सोर्स नंबर आपका है 10, पेज नंबर 67 के अंदर। इसको पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे सोर्सेज होते हैं कि आपके आ जाए कि इसमें से क्वेश्चन बन जाए। ज़रूरी नहीं है बने, पर हो भी सकता है बने, तो इसलिए मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट क्या है, बियॉन्ड बर्थ। पेज नंबर 68, बियॉन्ड बर्थ। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बियॉन्ड बर्थ। अब बर्थ के अलावा भी ना दो तरीके से आपकी जो होती थी ना रिसोर्सेज और स्टेटस, उसको आप जस्टिफाई कर सकते थे कि बर्थ के अलावा भी ऐसे कौन से होते क्राइटेरिया जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ों को ले सकते हैं। तो सबसे पहले जेंडर और दूसरा था वर्ण और जेंडर ऐसी दो चीज़ें थी जिसके अलावा भी आप अपने रिसोर्सेज जो थे उसको जो थे आप ले सकते थे। कैसे, जेंडर के बेसिस पे कैसे, विमेन तो एलिजिबल ही नहीं थी, तो मतलब जब बाप मर जाएगा तो सारे बेटों के अंदर रिसोर्सेज प्रॉपर्टी जो होगी उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। स्पेशली बड़े बेटे के अंदर, अगर एक राजा है तो राजा के बाद जो राजा अगर मर गया तो उसके बाद उसके बड़े बेटे को राजगद्दी मिल जाएगी और बाकी के छोटे बेटे उसके शरण में रहेंगे, खाना खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, पर राजगद्दी बेटे को ही मिलेगी। बेटी का कोई नहीं था, उसको शादी करो और भेज दो। तो ये था जेंडर के ऊपर, ठीक है। पर हमारे को पता है कि प्रभावती गुप्ता ने वो सारी लैंड वगैरह रखी, और क्या बताया कि विमेन कुछ एरिया, कुछ जगह पे तो वो लैंड को रख सकती है, मतलब कुछ चीज़ों को वो एक्सेस कर सकती है। कैसे, जब विमेन की शादी हो रही है और उसके पेरेंट्स ने उसको गिफ्ट में कुछ ज्वेलरी दे दी या कुछ कपड़े दे दिए, तो वो बस उतने तक ही एक्सेस रख सकती है और उस चीज़ पे जो उसका हक होगा उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा वो कभी भी नहीं रख सकती। और अगर बीवी अपने बच्चों को दे सकती है वो सामान, उसके पति पे भी कोई राइट नहीं है कि वो अपनी बीवी का सामान ले ले। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी है तो वो सिर्फ बीवी की है, पति उसको टच तक नहीं कर सकता। समझ आया। जो आपकी जो गिफ्ट्स होते हैं जब शादी पे मिलते हैं, जिसको हम स्त्री धन कहते हैं, वो सिर्फ लड़की जो ब्राइड होती है उस तक या फिर उसके बच्चों तक ही रहता है, पति पर उसका कोई हक नहीं होता। विमेन प्रॉपर्टी नहीं रख सकती, हस्बैंड की परमिशन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रख सकती। अगर गलती से हस्बैंड अलाउ कर ले
तो फिर शायद वो रख सकती है, पर वैसे उन पे ये भी नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी को एक्सेस करें। एग्जाम्पल आप सबको पता ही है। ये सारी चीज़ें क्या है कि ये हमें पता चल रहा है कहीं ना कहीं कि इंस्क्रिप्शंस के थ्रू कि ये लोअर क्लास में तो बहुत ही अच्छे से हो रहा था, पर शायद कहीं ना कहीं अपर क्लास में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं करा गया। क्योंकि प्रभावती गुप्ता एक एक्सेप्शन निकल के आई थी। तो ये था कि शायद अपर क्लास की विमेन जो है वो इतने ज़्यादा चीज़ों से बाउंडेड नहीं थी जितने हम दूसरी लोअर क्लास की औरतों को बाउंड कर रखा था। तो ये चीज़ हमें इंस्क्रिप्शन से समझ आती है। समझ गए? फिर नेक्स्ट है आपका वर्ण। वर्ण कैसे हो गया कि जो आपके वेल्दियस्ट पीपल होते हैं वर्ण में कौन होते हैं? सबसे पहले अच्छे से ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो पहले की 2 कैटेगरीज होती हैं, उनका तो पता चलता है कि वो रिसोर्सेज रख सकते हैं। ब्राह्मणों को तो मंदिर बनाने के लिए दे दी ज़मीनें, क्षत्रिय तो रख ही सकते हैं क्योंकि वो वॉर करते हैं, एम्पायर एक्सपेंशन करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो तो हमें पता चल गया कि वर्ण पे कैसे हो सकता है। अब क्या होता है कि जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि ये इंसान से ही बना हुआ है, ये कोई डिवाइन ओरिजिन नहीं है, तो तुम इसको अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। पर बुद्धिस्ट ने ये भी नोटिस करा कि ब्राह्मणों ने इसको इतना स्ट्रिक्ट कर रखा था कि इसको थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं कर रहे थे कि भाई अगर तुम्हारी मर्ज़ी है तो तुम स्टेटस या फिर रिसोर्सेज जो है उसको एक्सेस कर पाओ। जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने सिस्टम को देखा और ये कहा कि ये नेचुरल सिस्टम नहीं है, ये ह्यूमन मेड है, और तुम इसको इतना फ्लेक्सिबल क्यों नहीं कर रहे? जब तुमने ही तो ये बनाया है ना, तो तुम इसको अपने अकॉर्डिंग शेप भी तो कर सकते हो, पर तुम ब्राह्मण नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें डर है कि तुमने अगर इसको रीशेप कर दिया तो तुम्हारा जो स्टेटस होगा वो गिर जाएगा। ये चीज़ हमें बताई गई। और तब भी लोग अपने वर्ण के बियॉन्ड जाके भी वो मानते नहीं थे और वो फिर रिबेल करने पे आ जाते थे कि नहीं भाई ऐसा ही है तो फिर हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, सिर्फ तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चल सकती। जो कि हमने पढ़ा सतवाहन, शाका, शुंगा, ये सारे जो हैं ब्राह्मण होने के बाद भी, आउटसाइडर होने के बाद भी रूल करने आए। तो ये चीज़ समझा रखी है कि सिर्फ बर्थ पे रिसोर्सेज और स्टेटस डिपेंड नहीं करता, तुम्हारी मर्ज़ी या फिर तुम्हारे जेंडर के बेसिस पर भी तुम्हें रिसोर्सेज और स्टेटस मिलता है। समझ आया? ये बता रखा है बियॉन्ड बर्थ रिसोर्स एंड स्टेटस के अंदर। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 70। इसके अंदर क्या है? एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो। बेसिकली इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो साउथ इंडिया था बेसिकली उसके अंदर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, ये वाले एरिया के अंदर लोग किस तरीके से रह रहे थे, कितनी पीसफुली रह रहे थे, कितने अच्छे से रह रहे थे, वो बता रखा है। कैसे? मैंने आपको बताया था चीफ्स और किंग्स के बीच में एक तरीके का अलग ही डिस्प्यूट सा था कि लोग चीफ्स को प्यार कर रहे थे और किंग्स को नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो टैक्स लेते और ये चीफ जो होते टैक्स नहीं लेते, जिसमें आपके पांड्यास और चोलास निकले थे, राइट। तो वो लोग क्या करते थे, अब गिफ्ट से ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इनका स्टेटस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको गिफ्ट मिलते थे। कभी कभी ऐसा होता था गिफ्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है, इनके पास खाने को भी बहुत थोड़ा होता था, पर तब भी वो लोग टैक्स नहीं लेते थे, तो ये फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। पर जो और क्या बता रखा है कि यहाँ पे तमिलाकम, यहाँ का जो टेक्स्ट था, तमिल टेक्स्ट था, उसके अंदर हमें बता रखा है कि यहाँ पे कितने अच्छे से चीफ जो है ध्यान रखते थे लोगों का, अपने सिटीजन्स का कितना अच्छे से ध्यान रखते थे। कैसे? ठीक है, अब इसमें क्या है, एक सेकेंड, हाँ, जो आपके तमिलाकम थी उसके अंदर हमें ये बता रखा है कि लोग बहुत अच्छे से रहते थे और जो चीफ्स होते थे वो लोग भी बहुत अच्छे से रहते थे। उनकी जो चीफ्स थे उनकी प्रेजेस में लोग पोएम्स गाते थे, गाने गाते थे कि हाँ वो देखो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और क्या बताया हुआ कि यहाँ पे रिच और पुअर के अंदर हमें हर जगह तो होता है, यहाँ पे भी यही बताया कि रिच और पुअर के अंदर बहुत डिफ्रेंशिएशंस भी थी, अलग अलग चीज़ें भी हो रही थी उनके साथ। और क्या होता था आपको एक फोर्स के थ्रू मैं समझाऊंगी। पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 का खोल लो, आपका जो पेज नंबर 71 फोर्स नंबर 14, उस फोर्स में आपका क्या समझा रखा है, द पुअर जेनरस चीफ, द पुअर जेनरस चीफ। इसमें क्या है, पुराना रूरू एक आपकी जो कंपोजिशन थी वो पोएम थी, तमिल संगम टेक्स्ट के अंदर एक पोएम थी जिसमें था जो था पुराना रूरू,
उसके अंदर बताया हुआ है कि हमारा चीफ है वो इतना जेनरस है, इतना अच्छा है कि आप अगर उसके दर पे आके खाना मांगो, पैसा मांगो, कुछ भी मांगो, वो आपको कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देगा, चाहे वो खुद भी कितना गरीब क्यों ना हो, लेकिन आपको थोड़ा सा शेयर तो ज़रूर अपना दे के जाएगा। यही बताया हुआ है कि पहले इसमें पहली लाइंस जो आपकी दी हुई है कि वो उसको हर दिन वेल्थ से घिरा हुआ नहीं रहता था, उसकी ट्रेजरी सारा टाइम भरी नहीं रहती थी, जैसे दूसरे एरियाज़ के अंदर जो राजा उनकी ट्रेजरी भरी रहती थी। हमारे साउथ के चीफ्स में उनकी ट्रेजरी नहीं भरी होती थी, हर दिन कुछ नहीं उनको मिलता था, जब मिलता था उतना उनको मिलता था और वो अपने जो सिटीजन्स थे उसके साथ शेयर करते थे। और क्या बता रखा है कि वो पैलेस के अंदर तो रहता है पर उतना ही जेनरस भी है, काइंड है, दानी है, जेनरस है, कि पैलेस में रहने के बाद ये नहीं कि उसके अंदर घमंड आ गया, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो वो तुम्हारी हेल्प भी करने को आएगा और वो अपने कभी भी एनिमीज़ को भी भूखा ना जाने दे, वो इतना जेनरस है। और क्या बता रखा है कि तुम इफ़ यू विश टू क्योर योर पॉवर्टी कम अलॉन्ग विद मी बार्ड्स whose lips were so skilled, मतलब अगर आपको अपनी पॉवर्टी को मारना है तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे इतने अच्छे से लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, वहाँ पे उसके तारीफ़ों के गाने गाते हैं कि उसके जो लिप्स हैं वो ज़्यादा स्किल्ड हैं, तुम उसकी तारीफ़ करो वो तुमको चीज़ें देगा। और क्या बता रखा है कि तुम कुछ मांगो और वो ना दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इस सोर्स के अंदर बताया हुआ है कि हमारा जो ये किंग है, चीफ है, लेकिन इसको हर दिन चीज़ें नहीं मिलती, पर वो लेकिन बाकी किंग्स जैसा नहीं कि तुम्हें ऐसे धक्के मार के बेच दे। तुम अगर वो खुद भी गरीब है, उसके पास 4 दाने चावल के, 2 तुम्हें देगा, 2 खुद खाएगा, लेकिन खुद तुम्हें कभी हमारे जो दर होगा उससे खाली नहीं जाने देगा। ये बताया हुआ है कि उनके चीफ जो है पुअर होने के बाद भी दिल से बड़े होने चाहिए, दिल से अच्छे होने चाहिए, पैसा तो हर किसी के पास होता है, इसका बेसिकली ये बताया हुआ है। उसके बाद अगर आपका जो चीफ्स हैं, ऑफकोर्स वो भी लड़ाई पे जाते हैं, कोई उन पे अटैक करने आ गया, लड़ाई कर रहे हैं और जीत गए, तो उसके बाद वो ट्रेजरी लेते थे और उसके बाद उस सामान को फिर अपने सिटीजन्स के साथ बांट लेते थे कि भाई अब ये जीत के आए हैं और तुम्हारी वजह से मैं जी पा रहा हूँ, तो ये लो तुम्हारे लिए भी है, थोड़ा शेयर मैं रखता हूँ, थोड़ा तुम रखो, सब आराम से अच्छे से पीसफुली जीते हैं। अब सोचो इतना अच्छा इंसान है तो उससे तो कोई भी प्यार करेगा ना, और उसके साथ तो कोई भी अच्छे से ही रहेगा। तो ये बताया हुआ है कि ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो, कि हर जगह ऐसा नहीं था कि राजा बुरे हैं, पर हर जगह ऐसा भी नहीं था कि राजा बहुत अच्छे हैं। तो ये था साउथ का सिनेरियो। इसके अंदर कितना एरिया आपका आ रहा है, तमिलनाडु, आंध्रा और आपका केरला, इसके अंदर 3 एरिया आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, क्यों तमिलनाडु के अंदर बताया हुआ है, क्योंकि ये MCQ के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, पेज नंबर 72। यहाँ क्या बता रखा है कि सोशल डिफरेंसेस आपको थोड़े समझाए गए हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा था। तो बेसिकली फुट पिटाका जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एक, जहाँ पे स्टोरीज और पोएम्स के थ्रू हमें चीज़ें समझाई गई हैं। तो फुट पिटाका के अंदर ये बताया गया है कि एक ह्यूमन ग्रीडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी रहता है, और वो हर जगह इस चीज़ के ऊपर रहता है कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे वेल्थ मिल जाए, सब कुछ सिर्फ मुझे मिल जाए। और इसके चलते चलते हमें कुछ ऐसे इंसान भी चाहिए होंगे जो इन चीज़ों को कंट्रोल करें, उनको रोक ले कि नहीं भाई तुम ऐसे नहीं रह सकते। हमें एक अच्छा इंसान भी चाहिए जो एक पूरे सोसाइटी को संभाले, उस ग्रीडी इंसान को भी समझा के चले। ये सारी चीज़ें उसमें बता रखी हैं। आपकी जो फुट पिटाका है उसके अंदर ये चीज़ बता रखी है। और क्या बताया हुआ है कि ये जो वर्ण सिस्टम हमने पढ़ा है ये ह्यूमन चॉइस है, ये ह्यूमन्स के बेसिस पे ह्यूमन ने अपनी मर्ज़ी से बना रखा है। ये वर्ण सिस्टम उसने खुद बनाया है, ये किसी ने उससे ज़बरदस्ती या डिवाइन ओरिजिन नहीं था इस चीज़ का, ये तुमने अपनी मर्ज़ी से बनाया है। और इन सब चीज़ों को संभालने के लिए हमें एक अच्छा इलेक्टेड पर्सन चाहिए जो पूरे सोसाइटी को, पूरे सिनेरियो को, हर एक चीज़ को अच्छे से संभाल सके, हर एक इंसान को संभाल सके। उसको हमने बुलाया महासम्मता। हमें एक महासम्मता चाहिए जो एक ग्रीडी, एक गंदे इंसान को संभाले, एक गंदी सोसाइटी जिसमें हर कोई पैसा चाहता है, वेल्थ चाहता है, उसको अच्छे से रूल करे और संभाले कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे जीते हैं। ये चीज़ें हमें बता रखी है। और क्या बता रखा है,
और क्या बता रखा है कि आपका जो वर्ण सिस्टम है ह्यूमन चॉइस है, तुम इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, पर तुम चेंज नहीं करते क्योंकि तुम्हें वेल्थ या फिर अपनी पोजीशन से हद से ज़्यादा प्यार हो चुका है, ये समझा रखा है। ये था आपका एक्सप्लेनिंग द सोशल डिफरेंस। कैसे कि आपके 4 वर्ण हैं, उसमें हर किसी का अपना अपना कुछ चल रहा है। अब तुम अपनी पोजीशन को लेके इतने ग्रीडी हो चुके हो, अपनी वेल्थ को लेके इतने ग्रीडी हो गए हो कि वहाँ पे हमें एक अच्छा इंसान चाहिए कि उन सबको संभाले और समझाए कि नहीं भाई तुम ऐसे नहीं रह सकते, तुम चाहो तो चीज़ों को चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि वर्ण सिस्टम जो है ह्यूमन मेड है, कोई डिवाइन ओरिजिन इसका नहीं था। ये चीज़ें बताइए। और फुट पिटाका जो बुक है हमारी, उसके अंदर यही समझाए कि ये सारा मिथ है, डिवाइन ओरिजिन ये सब चीज़ें मिथ है, तुम चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अब कुछ लास्ट टॉपिक्स आपके रह गए हैं, उसमें क्या है नेक्स्ट आपका 72 के अंदर क्या है, हिस्टोरियन यानी महाभारत। क्या हो रहा था कि आपकी जो महाभारत है उसमें अब लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि सच में था या नहीं था, क्योंकि चीज़ों को कभी कभी एग्जैजरेट भी करा जाता है ना। तो महाभारत के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई थी। तो सबसे पहले जो महाभारत लिखी गई, संस्कृत जो थी मुश्किल होती थी। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज थी जो सिर्फ ब्राह्मण जी पढ़ पा रहे थे या पढ़े लिखे एलीट लोग ही पढ़ पा रहे थे, गरीब लोगों से पढ़ी नहीं जा रही थी। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, जो महाभारत थी उसको सिंपल संस्कृत के अंदर लिखा कि हर कोई पढ़ पाए। संस्कृत के अलावा उसको पाली और प्राकृत के अंदर भी लिखा कि हर कोई इंसान पूरे इंडिया में उस को पढ़ पाए और समझ पाए कि क्या है महाभारत, कैसी है, कब हुई, क्यों हुई, ये सारी चीज़ों को बताया गया है। अब महाभारत तो लिख दी, अब उसको एनालाइज करना भी तो मुश्किल होता है ना, कि लोग ये भी तो देखते हैं ना कि उसको किस तरीके से बनाया गया था। तो सबसे पहले क्या टॉपिक आता है आपका कि उसको एनालाइज करा, तो लैंग्वेज और कंटेंट। तो सबसे पहले आपका आ रहा है लैंग्वेज एंड कंटेंट। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज क्या थी, वो थी सिंपल संस्कृत। और इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बता रखा है, वॉर के बारे में, ब्रदर्स के ऊपर लड़ाई के बारे में, और ये किसके लिए लिखी गई है, ये सारी चीज़ें, कि ये आम लोगों के पढ़ने के लिए लिखी है या प्रीस्ट वगैरह के लिए लिख रखी है कि भाई तुम लोग पढ़ लो, तुम समझ लो महाभारत क्या थी, आम लोगों के लिए है ही नहीं, ये सारी चीज़ें थी। पर हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अगर सिंपल संस्कृत है तो आम लोगों के लिए लिखी होगी, क्योंकि जो संस्कृत मुश्किल वाली थी, कॉम्प्लेक्स थी, हार्ड थी, वो तो वैसे भी ब्राह्मण जी पढ़ पा रहे थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी जो ऑडियंस भी थी वो थी हमारी थोड़ी कॉमन पीपल की। उसकी जो ऑडियंस थी वो थी हमारी कॉमन पीपल की। उसके बाद आपका आता है काइंड। काइंड क्या होता है कि इसको किस वे में लिखा गया है, क्या ये मंत्रों की फॉर्म में लिखा गया है या फिर इसको स्टोरीज और पोएम्स की फॉर्म में लिखा गया है। पोएम तो है नहीं, स्टोरीज की फॉर्म पे लिखा गया। हम इसमें ये देखते हैं कि मंत्र है या फिर स्टोरीज है, किस तरीके से महाभारत को लिखा जा रहा है ये बताते थे। फिर इसके बाद बताया गया कि ऑथर का क्या पर्सपेक्टिव था, जब ऑथर इसको लिख रहा था तब वो क्या सोच के इसको लिख रहा था, वो हमें महाभारत पढ़ने से पता चलता है। तो हम ये भी देखते हैं कि ऑथर का क्या पर्सपेक्टिव था। फिर हमें पता चलता है ऑडियंस, जो मैंने आपको बताया कि ये आम लोगों के लिए लिखी जा रही थी या फिर ये रिच पीपल या फिर जो हमारे प्रीस्ट वगैरह थे, ब्राह्मण्स थे, उनके लिए लिखी गई थी। फिर बताया गया डेट, कि कब इसको कंपोज किया गया, कब इसको कंपाइल किया गया है, वो सारी चीज़ें, कि किस टाइम पीरियड की है महाभारत, किस टाइम पीरियड की है, ये भी हमें जानना था। और प्लेस, कहाँ पे की गई है, ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि कैसे हिस्टोरियंस एक बुक या किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं कि वो किस लिए लिखी गई है, किस चीज़ से लिखी गई है और क्यों लिखी गई है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। कैसे, लैंग्वेज क्या है, सिंपल संस्कृत, तो मतलब उसकी ऑडियंस भी जो होगी कॉमन पीपल होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाली जो थी वो तो वैसे भी ब्राह्मण्स पढ़ रहे थे, तो ऑडियंस हमारी होगी कॉमन पीपल की, ठीक है ना। लैंग्वेज की वजह से हमें ये पता चल गया। कंटेंट हमें पता चल गया कि किस बारे में लिखी गई है। काइंड हमें पता चल गया कि वो मंत्रों की फॉर्म में लिखी गई है या स्टोरीज़ की फॉर्म में लिखी गई है। उसके बाद ऑथर जब इसको लिख रहा था तो उसका पर्सपेक्टिव क्या था लिखते हुए, वो क्या सोच रहा था लिखते हुए, ये भी हमें जानना होता है। उसके बाद डेट, कि उसको कब कंपाइल किया गया है, कब लिखा गया है और कब उसको कंपोज किया गया, वो सारी चीज़ें हमें जाननी होती है। और प्लेस, कि कहाँ पे किया गया। ये होता है हिस्टोरियंस और महाभारत वाला जो टॉपिक है वो। बहुत छोटे छोटे में समझ आ रहा है।
कोशिश करना समझ जाओ। अब मैं आपको बताती हूँ लैंग्वेज और कंटेंट को थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। लैंग्वेज हमें पता चल गई सिंपल संस्कृत है। उसके बाद क्या हो रहा है कि इसके भी दो लैंग्वेज हमें पता चल गई सिंपल संस्कृत है, इसके अंदर भी दो तरीके के वो दिए हुए हैं आपके सेक्शंस दिए हुए हैं, एक है नैरेटिव और एक है डाइडेक्टिक। नैरेटिव के अंदर हमें स्टोरीज़ वगैरह सब कुछ पता चल रही है कि किस तरीके से नैरेटिव में हमें स्टोरीज़ के फॉर्म में पूरी महाभारत को पढ़ाया गया है कि कैसे लिखी गई है। अब डाइडेक्टिक तो था, उसके अंदर हमें सोशल चीज़ें, नॉर्म्स, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, मॉरल वैल्यूज़, इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पता चल रही हैं। बेसिकली मॉरल वैल्यूज़ हमें इस वाले फॉर्म में, इस वाले जो सेक्शन है पता चल रही है। अब क्या हो रहा है, पूरी बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक है नैरेटिव, एक है डाइडेक्टिक। स्टोरीज विद मॉरल वैल्यूज़ होता है ना, तो कभी कभी होता है कि चीज़ों को मिक्स भी करा जा रहा है कि कछुए और खरगोश की कहानी सबने सुनी है, उसके अंदर मॉरल वैल्यू भी निकल रही है, राइट। तो वो क्या हो रहा है कि डाइडेक्टिक मॉरल वैल्यू भी हमें पता चल रही है और एक स्टोरी के थ्रू बताई गई है, तो वो नरेशन भी है, तो वो नैरेटिव भी है। तो ये हो रहा था कि उसका कंटेंट को दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड तो कर दिया, पर ये भी नहीं कि वो प्रॉपरली आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा उधर है। इनको मिक्स मैच कर करके इन्होंने पूरी महाभारत को बनाया है, ये हमें समझ आ रहा था। उसके बाद कुछ लोग कहते थे कि इस कंटेंट को पढ़ के हमें लग रहा है कि भाई ये फेक ही है, इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर रखा है, इतनी ज़्यादा लंबी वॉर भी नहीं थी, इतने लोग मर गए, 80% मेल पॉपुलेशन यदि महाभारत में ख़त्म हो गई, इतना सब हमें बता रहे हैं। इतना तो नहीं होगा ना भाई कि पूरे इंडिया की 80% पॉपुलेशन ही महाभारत में चली गई है, मेल पॉपुलेशन। तो ये सारी चीज़ों में भी प्रॉब्लम आ रही थी हमें कि क्या ये जो चीज़ें लिखी गई हैं कि सच भी है या नहीं है, या एग्जैजरेट करके लिखी हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हम देख पा रहे थे। और कुछ लोगों ने बोला कि ये फेक भी हो सकती है, कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, इस पर कोई भी ज़्यादा रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट्स नहीं है, थोड़े बहुत होंगे पर ज़्यादा भी रियल नहीं है। ये था आपका लैंग्वेज एंड कंटेंट। दो कंटेंट को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नैरेटिव एंड डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक में आपकी मॉरल वैल्यूज़ आती है, नैरेटिव के अंदर आपकी स्टोरीज आती है, पर ऐसा नहीं है कि पूरा आधा सेक्शन नैरेटिव पे और आधा डाइडेक्टिक पे है। ऐसा होता था कि आधा एक ही स्टोरी लिखी और नीचे उसकी मॉरल वैल्यू लिख दी, ऐसे मिक्स कर रखा था आपके लैंग्वेज एंड कंटेंट को। उसके बाद ऑथर्स एंड डेट, बेसिकली ऑथर्स पर्सपेक्टिव या फिर ऑथर्स एंड डेट को मिला ले, इसमें डस्ट हो। इसके बहुत सारे ऑथर्स हैं या बहुत सारे स्टोरी टेलर्स हैं महाभारत के। कैसे? सबसे पहले लॉर्ड गणेश, जिन्होंने ये बुक लिखी, और किसके अंडर या किसने बोली, कौन ये इसको बोल रहा था, वो थे हमारे वेद व्यास। हमारे जो वेद व्यास थे वो बोल रहे थे, और लॉर्ड गणेश हमारी जो बुक थी महाभारत उसको लिख रहे थे, ये चीज़ हो रही थी। उसके बाद और क्या बताया गया कि ओरिजिनली इन दोनों ने नहीं लिखवाई महाभारत, ओरिजिनली जो चैरियट्स थे ना, चैरियट्स बार्ड जो थे ना, वो बता रहे थे कि महाभारत कैसे, कौन होते हैं जो रथ नहीं चलाते, जो रथ आगे चला रहे होते हैं, वो जब भी जीत के आए तब उन्होंने बताया कि इस कहानी में ऐसा हो रहा था, महाभारत में इतने लोग मरे, ऐसे ऐसे खाने की कैलकुलेशन चल रही थी कि कितना खाना लोगों ने बनाना है, कौन जीता था, क्या द्रौपदी सच में युद्ध के अंदर आके खून से नहाई थी या नहीं। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी हमें बेसिकली किन के थ्रू पता चल रही थी, चैरियट बार्ड्स के थ्रू। उसके बाद वेद व्यास ने लॉर्ड गणेश को बोली और फिर इन्होंने लिखी। फिर उसके बाद इसका क्रिटिकल एडिशन भी आया, जो कि हमारे वी.एस. सुक्थांकर ने लिखा था, ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद और क्या बताया गया कि जो आपका डाइडेटिक्स वाला जो पार्ट था ना, उसको बाद में ऐड ऑन किया गया है, मतलब 200 से 400 CE के बीच में आपका डाइडेटिक सेक्शन जो है उसको ऐड किया गया है। 200 से 400 CE के अंदर उसको ऐड किया गया है। पहले ये बुक आपकी सिर्फ 10,000 वर्सेस की थी, पर जब वो हो गई ये 1,00,000 वर्सेस की बन गई।
पहले ये बुक आपकी 10,000 वर्सेस की थी, पर जब इसको डायडेटिक में डाला गया, जब आपका डायडेटिक सेक्शन इसके अंदर आया तो ये 1,00,000 वर्सेस की बन गई। तो सोचो कि कितनी मॉरल वैल्यूज़, कितना सब कुछ इसमें लिखा गया होगा। और क्या बताया हुआ है कि वर्शिप जो थी श्री कृष्ण की वो 2000 से 200 BCE से 200 CE पे चल रही थी। तो वहाँ पे कृष्ण जी के बारे में भी इसके अंदर लिखना शुरू कर दिया, कृष्ण जी ने क्या क्या कहा, ये सारी चीज़ें बता दी। बहुत सी चीज़ें ऐसे हो रही थी। समझ आया? समझ आया? ऑथर एंड डेट, सबसे पहले कि ये चैरियट बार्ड्स जो थे, जो रथ चला रहे थे, उन्होंने ये स्टोरी बताई। उसके बाद वेद व्यास ने श्री गणेश से लिखवाई ये स्टोरी महाभारत। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने इसको पढ़ना शुरू करा। जब नए नए किंग्स और किंगडम्स आए, उन्होंने इस स्टोरी को ऐड ऑन करा। जब कृष्ण जी को वर्शिप करना शुरू करा तो तब इस स्टोरी को फिर से एडिट करा गया। फिर जब डायडेटिक सेक्शन को इस टाइम पीरियड के अंदर डाला गया तो इसके अंदर वर्सेस बढ़ गए, फिर से इसको एडिट करा गया या फिर इसके अंदर चीज़ों को ऐड ऑन किया गया। ये थी हमारी ऑथर एंड डेट। समझ आ गया? ये था आपका चैप्टर। अब बस 2 टॉपिक बचे हैं। अब क्या करूँ मैं, अभी क्लास तो लंबी हो गई है पर अब चलानी तो पड़ेगी ना, कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट है द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। तो बेसिकली सबसे पहले जो एक्सकवेशन थी आपकी वो करी गई थी बीबी लाल के थ्रू 1951 से 52 में हस्तिनापुर के अंदर। थोड़ी बहुत ही करी गई क्योंकि वहाँ पे लोग सेटलमेंट है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हस्तिनापुर है वहाँ पे सेटलमेंट है, लोग रहते हैं, तो ज़्यादा उसको एक्सकवेट नहीं किया गया। पर जितना भी करा गया उसके थ्रू हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ तो रह रहे हैं, पर उस वे में नहीं जैसे इन्होंने स्टोरी के अंदर बताया कि बहुत ही अच्छे महल है, कुछ भी है। जो जिस तरीके से हमें स्टोरी में बताया गया था उतना हमें नहीं मिला, पर थोड़ा बहुत हमें मिला कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई तो सेटलमेंट थी जो यहाँ पे रह के रूल कर रही थी। बीबी लाल ने इससे सबसे पहले एक्सकवेशन करी हस्तिनापुर की, जो था टाइम पीरियड आपका 51 से 52। और बताया गया कि यहाँ पे प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं थी। जिस तरीके से हमें हड़प्पा के टाइम पे टाउन प्लानिंग मिल रही थी उस तरीके की टाउन प्लानिंग नहीं थी, अच्छे से नहीं बनाया था, पर ठीक है लोग रह रहे थे। और जैसे कि हमने पढ़ा ना स्ट्रैटिग्राफी मेथड, जो हमारा स्ट्रैटिग्राफी मेथड था कि हम लेयर बाय लेयर सॉइल्स को हटाएंगे, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। तो अब ये थर्ड फेज़ जो है आपका यहाँ पर है, मतलब बहुत नीचे है। फिर ये सेकंड फेज़ है। तो क्या था जो आपका थर्ड फेज़ था वो क्या टाइम पीरियड कवर कर रहा था, 6 से 3rd BCE का, और ये वाला आपका 12th से 7th BCE का टाइम पीरियड आपका फेज़ कवर कर रहा था। और इसके ऊपर आपका फिर 13 से समथिंग टाइम पीरियड को कवर करेगा। अब क्या हो रहा था, जब हमने सेकंड फेज़ को एक्सकवेट करा स्ट्रैटिग्राफी मेथड से, धीरे धीरे लेयर्स हटाई, तब हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे जो घर थे वो बर्न ब्रिक्स के भी बने हुए थे और मड ब्रिक्स के भी, मतलब सन बेक भी थे, और ऐसे जला के जो ब्रिक्स को जल्दी जल्दी गर्म करा जाता उसके घर थे। ज़्यादा टाउन प्लानिंग नहीं थी, पर थोड़ा बहुत इधर चल रहा था, लोग रह रहे थे। फिर जो थर्ड फेज़ था उसके अंदर हमें थोड़ा सा अच्छे से पता चल रहा था कि यहाँ पे वेल्स के अंदर टेराकोटा रिंग्स को डाला गया है, ड्रेनेज सिस्टम को थोड़ा सा प्रॉपर कर दिया, टेराकोटा की जो रिंग्स है वेल्स के चारों ओर ऐसे ऐसे लगा दी। तो वो हमें पता चल रहा था कि 6 से 3rd BCE के टाइम पीरियड में कि लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से रह रहे हैं। और बताया गया कि यहाँ पे ब्रिक्स की ड्रेन बनी हुई थी, सो के जार थे, ये सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं किस टाइम पीरियड में और किस फेज़ के अंदर, थर्ड फेज़ में, जो कि हमारा ये वाला टाइम पीरियड कवर करती है। ये चीज़ें हमें बता रहे हैं बुक्स में। आपके पेज नंबर 75 के अंदर लास्ट पैरा में 1 2 3 4 5 6 लास्ट 6 लाइन जो है, थर्ड फेज 6 to 3rd century BCE, he noted houses for this period were built of mud bricks as well as burnt bricks. Socket jar and brick drains were used for draining out the refuse water, while terracotta rings may have been used both as wells and drainage pits. तो ये सब बता रखा है कि थर्ड फेज़ के अंदर हमें थोड़ी सी सेटलमेंट अच्छी मिल रही थी, पर इस तरीके की भी नहीं पता मिल रही थी कि जिस तरीके से हमारी बुक के अंदर लिखी गई है। कि आपका नेक्स्ट पेज जो है उसके अंदर जो 415 है उसमें बताया हुआ है कि द सिटी बस्टिंग लाइक द ओशियन, पैक्ड विद हंड्रेड्स ऑफ मैंशन, displayed with its gateways, arches and turrets like massing clouds, the splendor
ऑफ द ग्रेट इंद्र सिटी। जिस तरीके की सिटी आपकी 415 में बताई गई है कि बहुत सारे मेंशन है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बादल अच्छे अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें, उस तरीके से हमें हस्तिनापुर नहीं मिला, कि इसलिए इसको बोला कि ये कहीं ना कहीं मनगढ़ंत कहानी है, एग्जैजरेट करके लिखी गई है, क्योंकि इस तरीके की सेटलमेंट हमें देखने को नहीं मिली। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है द्रौपदीज मैरिज और फिर डायनामिक टेक्स्ट, और ख़त्म हो जाता है आपका चैप्टर। द्रौपदी मैरिज में क्या बताया हुआ है कि ये एक चैलेंजिंग एपिसोड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें पॉलीएंड्री पता चल रही है कि एक औरत के बहुत सारे पति हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ है कि पॉलीएंड्री आज तक हुई नहीं, सिर्फ द्रौपदी के टाइम पर ही हुई है। उसके अलावा हमने कभी नहीं देखा ना कि एक औरत के बहुत सारे पति हैं। तो एक अनयूजुअल चीज़ है और ये अनएक्सेप्टेबल है ब्राह्मण्स के थ्रू। पर कुछ लोगों ने इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए बताया है कि नहीं, हिमालय रीजन के अंदर अभी भी ऐसा चल रहा है और ये प्रेवलेंट है। हिमालय रीजन के अंदर लोग ऐसे करते हैं, इस तरीके की शादियाँ पॉलीएंड्री जैसी हो रही हैं। और जब वॉर होता था तो वहाँ पे विमेन की शॉर्टेज हो जाती थी। जब वॉर होता था या कुछ भी होता था कभी कभी, तो विमेन की शॉर्टेज हो जाती थी। इसलिए इस चक्कर से एक विमेन बहुत सारे पतियों से, बहुत सारे आदमियों से विवाह रचाती थी, ताकि उनके बहुत सारे बच्चे हुए और थोड़ा सा पॉपुलेशन फिर से ठीक हो जाए। ये 2-3 रीजंस बताए हैं कि द्रौपदी का मैरिज इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। कुछ नहीं है, क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण ने एक्सेप्ट नहीं करना कि एक औरत के इतने पति हो सकते हैं। पर कुछ लोगों ने आके बोला नहीं, हिमालय रीजन में ऐसा चलता है, ये प्रेवलेंट है। और कभी कभी पॉपुलेशन, जब विमेन की शॉर्टेज हो जाती थी, क्योंकि लड़कियों को तो मार देते हैं ना, तो जब विमेन की शॉर्टेज हो रही है तो इस रीज़न से भी तो आपको शादी करनी ही पड़ेगी ना। एक ही औरत बहुत सारे पतियों से जब और आदमियों से शादी करेगी, तभी उसके बच्चे बहुत सारे होंगे, तभी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। समझ रहे हो? तो ये था आपका द्रौपदीज मैरिज, जो आपका फोर्स नंबर 16 था, और उसके आगे का 77 पेज था, उसके अंदर यही समझाया गया। फिर लास्ट है डायनेमिक टेक्स्ट। इसके अंदर कुछ नहीं लिखा कि ये है कि जो हमारी महाभारत है एक डायनेमिक टेक्स्ट है, मतलब उसको फेवरेट लैंग्वेज इसके अंदर लिखा है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा है, और डिफरेंट रीजनल वेरिएशंस के साथ हमें महाभारत मिलती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ लोग चलते हैं, और सबके पर्सपेक्टिव को हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। पर संस्कृत वाले का क्रिटिकल एडिशन हमें निकाला, पर जब बाकियों को पढ़ा तो लोगों ने उसको रिजेक्ट करना शुरू करा, और कभी कभी क्वेश्चन भी करते थे कि आपने किस बेसिस पे ये चीज़ लिखी है। तो ये था डायनेमिक टेक्स्ट। कुछ नहीं था, बस इतना सा टॉपिक था। आई नो क्लास बहुत लंबी हो गई है, पर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 ख़त्म करेंगे, विच इज़ अबाउट जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।